सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। आज थोड़ा सा क्या यहाँ पर लाइट का इशू था, इसलिए हम लोगों का आज मैराथन नहीं हो पाया है। तो कल हमारा मैराथन होगा, क्योंकि मैंने उसको जो जिस तरीके से सोचा हूँ कि उस कम से कम 10 घंटे कम से कम लगेंगे। तो 10 घंटे में क्या कराने वाला था मैं आज, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसके पूरे पार्ट को कवर करने वाले थे। और ये जो मैराथन है ना, वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सभी क्वेश्चनों को कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करना, कल कल का टाइम रहेगा हमारा 7 बजे मॉर्निंग का। थोड़ा आज मुझे पता है कि टेक्निकल थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ठीक है, एरिया में। तो लाइट बार बार क्या होती, गोल होती है, और इन्वर्टर में इतना 10 घंटे का बैकअप होता नहीं, एक्चुअल में 3-4 घंटे ही चलता। तो वो हमारी क्लास में क्या मज़ा नहीं आता फिर, इसलिए मैंने आज वो क्लास नहीं करा। हम लोग क्या करेंगे, कल हमारा जो क्लास रहेगा 7 बजे मॉर्निंग से शुरू होगा और शाम तक वो चलेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, ये पूरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, इनके मेन मेन आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविज़न है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, A to Z मैं आपको वहाँ पर डिटेल से समझा दूंगा। ये मत सोचिए कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पढ़ेंगे तो ऊपर ही पढ़ाया जाएगा, केवल आर्टिकल के बारे में बस बताया जाएगा, नहीं। आर्टिकल के अंदर जो प्रोविज़न है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वही मैं आपको कवर कराऊंगा। ओके, तो आप ये मान के चलो कि कल का अगर आपका क्लास हुआ तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे उसमें आपको, ठीक है। जो आप नियरेस्ट आपका एग्जाम है MPPSC है, UPPCS है, UPSC, इसमें मैं मेन प्रोविज़न जो है जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत दिनों के वेट के बाद 4-5 दिन का गैप हो गया था हमारा लूसेंट सीरीज में। तो आज हम क्या करते हैं, लूसेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। तो हमारा आज का जो लूसेंट सीरीज का ये लगभग 7वां लेक्चर है शायद ना। हाँ, ठीक है। तो आप देखेंगे लास्ट टाइम हम लोगों ने, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप आराम से देखिए, जल्दबाजी मत करिए। मैंने आपको बोला हूँ कि दो चीज़ें हैं। अगर जैसे मान लीजिए जिनका अभी एग्ज़ाम है, दो चीज़ें हैं, देखिए। जिनका अभी प्रेजेंट टाइम एग्ज़ाम है, 1 से 2 मंथ के अंदर जिनके एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम इसी मंथ हो या नेक्स्ट मंथ हो, जिनका एग्ज़ाम 1 से 2 मंथ के बीच में है, तो उनके लिए ये सीरीज़ काम की है। लेकिन उतना कोर्स नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 2 महीने में पूरा लूसेंट पढ़ा के नहीं होगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा, अच्छे से सॉलिड पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका 1-2 मंथ में अभी एग्जाम है, उसके लिए जो संजीवनी सीरीज चला रहा हूँ, आप ये मान के चलो वो आपके लिए वरदान है। इस संजीवनी सीरीज आपकी चलती रहेगी। इसमें हर दिन आपके अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चनों को कवर कराया जाएगा 360 एंगल से। तो ये आपका संजीवनी सीरीज जो है वो आपका कवर होते चलेगा। जिन लोगों का अभी अब देखेंगे, जो 15 दिन के अंदर जिनके एग्जाम है, तो संजीवनी सीरीज के अंतर्गत जो मैं मैराथन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इस मैराथन क्लास जो रहेगी आपकी 5-6 घंटे की होते जाएगी। अभी 4 घंटे चल रही है, ये 5-6 घंटे, और बाद में चलकर देखिए 10 घंटे तक चलेगी क्लास ही। तो मैराथन क्लास में क्या करेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज के यहाँ पर मेन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं आपको कल मैराथन दूंगा तो उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के मुख्य मुख्य जो आर्टिकल हैं, उनके अंदर जो प्रोविज़न है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें आपका जो सब्जेक्टिव मैराथन चलेगी, उस सब्जेक्टिव मैराथन से आपका ये नियरेस्ट आपका जो एग्जाम है 15-20 दिन के अंदर, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। एक दिन पूरा हिस्ट्री का मैराथन कर देंगे, एक दिन पूरा ज्योग्राफी का कर देंगे, एक दिन अभी कल जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो एक एक करके मैराथन करके आपका वो कवर करा देंगे। तो जिन लोगों का एग्जाम है बच्चों, वो आप इसको करें, ठीक है ना। और आपको जैसे मान लीजिए 2 महीने के बाद भी एग्जाम देना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप साथ में भी करते चलें, ठीक है। ये लूसेंट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो हमारी ऐप में आज से वहाँ भी क्लास चालू हो जाएगी, यहाँ पर ऐप में आपका जो जीएस का पोर्शन रहेगा, जैसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर जीएस के लेवल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये सिविल सर्विस के लेवल में रहेगा, ये जीएस रहेगा, ये जीके नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो ये मान के चलो जिस तरीके से हम लूसेंट में पढ़ेंगे, तो एक टॉपिक को पढ़ने में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 घंटे लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा, तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। इतना डिटेल हो जाता है इसमें,
ठीक है। तो चलो, तो आप लोग जिन लोगों के पास ऐप डाउनलोड नहीं है, ऐप डाउनलोड होना कंपलसरी है, क्योंकि देखिए जो मैं तैयारी करा रहा हूँ वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी करा रहा हूँ बच्चों। मतलब आपको कहीं इधर किधर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सारा एग्जाम जो भी आप देते हैं वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस पढ़ने की अप्रोच आपको सही रखनी है। तो जिन लोगों को लूसेंट से कवर करना है तो लूसेंट से आपका जीके कवर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम जीके कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐप में जो क्लासेस रहती हैं वो आपका जीएस कवर होगा, ठीक है। और जिन लोगों का भी नियरेस्ट एग्जाम है और आने वाले समय में आप भी एग्जाम देंगे तो इसके अलावा आपको आपको करना ही करना है। आज नहीं तो कल आप करेंगे, लेकिन जब इसके साथ आप इसको करेंगे तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच के साथ में तैयारी साथ में होते हुए चलेगी, साथ में तैयारी आपकी होती हुई चलेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूं, अगर कुछ पूछना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्लास इसमें स्टार्ट करते हैं। किसी का कुछ इशू है यहाँ पर? सर लूसेंट की प्लेलिस्ट बना दीजिए। बेटा प्लेलिस्ट बना दिया ना आप, देखिए तो लूसेंट की सीरीज का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और साथ में जो संजीवनी सीरीज है उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट के भाग में जाकर देखिए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, ठीक है, ओके। तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा क्या करिए, शांतिपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों तो उस दौरान थोड़ा माइंड आपका एकाग्र होना चाहिए। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, जिस पर्पज से पढ़ा रहे समझा रहे हैं उसी पर्पज से आप उसे गेन करिए, ठीक है ना। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सर टाइम टेबल बनाना, हाँ टाइम टेबल बना देंगे आपका। वो थोड़ा सा बस अभी इशू ये आ रहेगा कि मैराथन क्लास में टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब होगा ना, क्योंकि मैराथन क्लास लंबी क्लास होती है, उसके मटेरियल को बनाने में भी टाइम लगता है एंड उसको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे की क्लास होती है ना। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी जब तक 15 तारीख तक एग्ज़ाम है बच्चों का, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, फिर अभी ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा इस समय आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आप लोग अगर नोटिफिकेशन ऑन करे होंगे तो आपको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप परेशान मत होइए, है ना, क्योंकि हम लोगों को सभी को देखते हुए चलना है। देखिए हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है वो हमारा 6 से 8 मंथ का प्रोग्राम है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमारा 6 से 8 मंथ का प्रोग्राम के बेस पर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये जीके सीरीज जो हमारी है 6 मंथ चलेगी, कम से कम 6 मंथ में आपका पूरा हॉलिस्टिक तरीके से पूरा लूसेंट कवर हो जाएगा। और उसमें आपका एडवांस डाटा के साथ में, इन्हांसमेंट डाटा के साथ में, कंप्रहेंसिव स्टोरी के साथ में सारा कवर हो जाएगा। हाँ लूसेंट सीरीज आपकी डेली चलेगी बिल्कुल। और आज आपकी लूसेंट सीरीज लंबी चलेगी, उसका रीज़न है कि 2-3 दिन का जो गैप हमारा हुआ वो आज हम फुलफिल कर लेंगे। देखिए होगा कुछ नहीं, हमें सभी को लेते हुए चलना है, तो जहाँ पर गैप होगा तो हम उसकी ज़्यादा क्लास लेके कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ साइंस की भी क्लास आएगी, एक एक करके सबकी आएगी, परेशान आप मत होइए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं यहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरा समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम जब लूसेंट बेसिस पर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, और जब जीएस बेस पर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। लूसेंट सीरीज में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जीके कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जीके सीरीज में हमें लूसेंट मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां पर जो स्थलों की खुदाई हुई है तो उस स्थलों की खुदाई में से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें निकली हैं और उनका क्या महत्व है, ठीक है। उससे क्या हमें संकेत मिलते हैं कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं रही होंगी। तो हमें केवल इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर निकली हुई चीजें हैं उनको थोड़ा कंसिडर करना होता है जीके के लेवल में। इसके अलावा वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था, कला एवं संस्कृति कैसी थी, उसके मेन पॉइंट ही हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। लेकिन फिर जब हम उसका आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं तो वो आपका जीएस लेवल में आ जाता है बच्चों, ओके। तो आपको सामाजिक व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, आर्थिक व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, राजनीतिक जीवन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, धार्मिक जीवन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, कला एवं संस्कृति का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। वो आपका जीएस का पोर्शन है। जीके का पोर्शन जो रहता है वो नॉर्मली आपकी जानकारी के लिए रहता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए।
तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर जरा समझिए, ठीक है। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तो इनके सभी जीवन को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जीके के लेवल में, और फिर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उस दौरान क्या क्या निकला, किस स्थान से क्या निकला, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपको पता है कि यह सभ्यता जो है तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, भली वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, उन सभी से किस बेसिस पर श्रेष्ठ थी बच्चों? तो ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। 2 पॉइंट कौन सा यहाँ पर? सुविकसित नगर नियोजन। क्या था? मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था लास्ट के लेक्चर में। सुविकसित नगर नियोजन, ये पहला इसका पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो टाउन की प्लानिंग की गई थी वो सबसे बेहतर तरीके से की गई थी अन्य सभ्यताओं में। तो पहला जो है इसका कारण तो ये हम मानेंगे। दूसरा, वहां पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली भी वहां पर देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली भी देखने को यहाँ पर मिलती है कि किस तरीके से बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के फलस्वरूप उसका किस तरीके से बरसात के बाद उस पानी का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, और उपयोग करने के बाद जब वो पानी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, नहाने, कपड़े वपड़े सभी धुलने में, तो किस तरीके से उसका निकास करना चाहिए, कैसे तरीके से शहर से उसे बाहर निकालना चाहिए, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम डेवलप यहाँ पर किया जाता है। तो आप देखोगे ये है उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, ओके। और नगर नियोजन में यहाँ पर है कि अलग अलग वर्ग के लोग किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से नगर का बसाव किया जाएगा ताकि आने जाने में किसी को असुविधा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से नगर नियोजन जो करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नगर नियोजन के लिए 2 पद्धति नॉर्मली इस्तेमाल की गई है प्राचीन कालों में। वो होती है ग्रिड पद्धति और दूसरी होती है क्रूसिफाइड पद्धति, बताया था मैंने आपको। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता की है पद्धति वो है ग्रिड पद्धति, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बाकी की सभ्यताओं में मैक्सिमम जो नगर हैं वो क्रूसिफाइड पद्धति से बसाए गए थे। लेकिन क्रूसिफाइड पद्धति में ये होता है कि यहाँ प्रॉब्लम ये जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत जाती है, ठीक है ना। हालांकि आजकल इसका भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अलग अलग शहरों में रिंग रोड बन रही है कि अलग अलग स्थानों से आप सीधे केंद्र में आ सकते हो, शहर के केंद्र में आ सकते हो, राजधानी में आ सकते हो। तो जो आपने देखा होगा इंदौर में रिंग रोड बनती है, भोपाल में रिंग रोड बनती है। तो ये आप देखेंगे क्या कि ये कॉन्सेप्ट आज अब वर्तमान में प्रासंगिक हो चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, ग्रिड पद्धति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे सड़कों के लिए बेहतर है, सड़कों के लिए क्रूसिफाइड पद्धति जो है बहुत बेहतर है, ओके। अर्थात आप देखेंगे कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है, यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए हम देखेंगे तो क्रूसिफाइड मेथड बहुत अच्छी है। कि अगर मान लीजिए कोई शहर है, उसका मान लीजिए मुख्यालय यहाँ पर है, अब यहाँ के लोगों को भी क्या होता है, यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ के लोगों को भी यहाँ आना पड़ता है, यहाँ के लोगों को भी यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि सब लोगों का काम इसी मुख्यालय में होता है ना कोई काम तो आप तो क्या होता है मुख्यालय में जाके होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरा यहाँ पर एक रिंग रोड का एक जाल बना देते हैं, ऐसा पूरा रिंग रोड बन जाती है, ओके। और रिंग रोड के दौरान फिर सड़क यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाती है, यहाँ से भी डायरेक्ट चली जाती है, यहाँ से भी डायरेक्ट चली जाती है, यहाँ से भी डायरेक्ट चली जाती है, यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। तो जो क्रूसिफाइड मेथड है ये सड़क के लिए बेहतर है बच्चों, क्या है, सड़क के लिए बेहतर है। लेकिन नगर बसाव करने के लिए कि भैया इधर साइड भी क्या रहेंगे, पूरे नगर रहेंगे, इधर भी नगर रहेंगे, तो इसमें इस एंगल से आपको नगर बसाए जाएंगे, इस त्रिभुजाकार एंगल से नगर बसेंगे, यहाँ पूरे घर बसेंगे, यहाँ पर ही बसेंगे। तो आप जानते हैं इस दौरान घर के बसाव में असुविधा होती है, क्या होती है, अभी असुविधा होती है, किसी का प्लाट बड़ा रहेगा, किसी का छोटा रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा, किसी का छोटा रहेगा, और व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रहती है। साथ ही साथ बीच में जो गलियां बनेंगी, मतलब इस रोड से इस रोड के बीच में अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कत होगी, आपको बच्चों पूरा इधर घूमना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो बीच में जो ये मोहल्ले मोहल्ले में जो गलियां होती हैं, यहाँ पर गलियां जो रहेंगी वो यहाँ पर बड़ा मुश्किल होंगी जाइए, ठीक है। तो गलियां और यहाँ पर आपस में लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ग्रिड पद्धति में आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जो मुख्य सड़कें होती हैं, मुख्य सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत काटती हैं, 90 डिग्री के एंगल में काटती हैं। ये हो गई आपकी क्या, मुख्य सड़कें, ये क्या हो जाती है, मुख्य सड़कें। और मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती हैं, आसानी से यहाँ पर बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी जो उस समय चलती थी, उस समय तो कोई ट्रक और रेल तो चलती नहीं थी, इक्का गाड़ी चलती थी,
बैलगाड़ियां चलती थी, तो आप देखेंगे इन गाड़ियों को आसानी से यहाँ पर ले जा सकते थे, यहाँ से यहाँ पर ले जा सकते थे। ओके, तो आप देखेंगे यही कह लेती मुख्य सड़कें। ये क्या होती थी बच्चे यहाँ पर, ये होती थी मुख्य सड़कें। ओके, और ये क्या हो, एक दूसरे पर लंबवत काटती थी। और अब देखा जाए तो ये लगभग हम देखेंगे 2.66 मीटर से लेकर ये 2 दशमलव सॉरी ठीक है, यहाँ पर 3.75 मीटर तक ही होती हैं। मतलब आप समझेंगे तो काफ़ी चौड़ी होती हैं। 1 मीटर में लगभग 3 फीट मान लीजिए, तो लगभग आप देखेंगे 10 से 11 फीट की ये हुआ करती थी, काफ़ी चौड़ी थी, इतने में आसानी से गाड़ियाँ निकल जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर की, इनमें से बहुत सारे हम लोग नगर पढ़ेंगे, तो इनमें से किस नगर की सबसे चौड़ी सड़क है, सबसे चौड़ी सड़क है। तो याद रखना मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क है, क्या थी यहाँ पर, मोहनजोदड़ो की यहाँ पर सबसे चौड़ी सड़क मानी जाती है, वो थी 10 मीटर। और उसे किस नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में इसे नाम दिया गया था राजपथ। तो राजपथ नाम दिया गया है कि सबसे बड़ी क्या होती थी, वो सड़क होती थी, सबसे चौड़ी सड़क हुआ करती थी। कहाँ थी वो, मोहनजोदड़ो में। क्यों, उसकी वजह है विद्वानों का ऐसा मानना था कि जो मोहनजोदड़ो है ना, वो बेसिकली इसकी राजधानी रही होगी। क्या रही होगी, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही होगी मोहनजोदड़ो। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि नहीं नहीं, इसकी राजधानी जो रही होगी ना, वो हड़प्पा रही होगी, ठीक है ना। फिर बाद में एक विद्वान आए हैं, उन्होंने इस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कनेक्टिविटी करते हुए कहा गया कि नहीं, मोहनजोदड़ो भी रही होगी, हड़प्पा भी रही होगी। तो उनका नाम कई बार एग्जाम में आ जाता है, उनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। ये नाम याद करना बच्चों, आप जो जरूरी नाम है वो जरूर याद करना। यहाँ पर जो स्टुअर्ट पिगट साहब हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक जुड़वा राजधानी कहा था और जुड़वा शहर भी कहा गया था, ठीक है। इतनी बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। फिर यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी, उनके बीचों में यहाँ पर आप देखेंगे बीच के इलाकों में कनेक्टिविटी करने के लिए, इनको आपस में क्या होता था, जोड़ने के लिए यहाँ पर गलियां भी हुआ करती थी। जैसे मोहल्ले में गलियां होती ना बच्चों, वैसी क्या हुआ करती थी, उस समय भी गलियां हुआ करती थी। इनके माध्यम से आसानी से इधर के मोहल्ले के लोग इधर आ सकते थे, इधर के लोग इधर आ सकते थे। इसकी भी खास बात है बच्चों की, ये भी समकोण पर हुआ करती थी। सबसे खास बात यह है, ग्रिड पद्धति में मुख्य सड़क हो या फिर गलियां हो, ये सब समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके अलावा ये जो गलियां होती थी, ये बाद में जाकर क्या होती थी, मुख्य सड़कों में मिल जाती थी। तो इस तरीके से बेहतर इनमें अलग कनेक्टिविटी हुआ करती थी। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मकान बने हुआ करते थे, भले वो गलियों में हो यहाँ पर हो, जितने भी मकान बने हुआ करते थे, इनके जितने भी मकान बने हुआ करते थे, तो इनके जो दरवाजे हुआ करते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। क्या होते थे, उनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे की तरफ खुलने का मतलब है मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे कि सीधे यहाँ पर सामने क्या है, यहाँ पर सीधा दरवाजा लगा हुआ है और सीधे दरवाजा खोल दिया मुख्य सड़क पर, नहीं होता था। इनके दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सामने की तरफ पैक हुआ करता था। और वो पीछे से बाजू से क्या होती थी, गली होती थी छोटी सी, उसके माध्यम से फिर ये मेन सड़क पर आते थे, ठीक है। ताकि क्या हो, यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, मान लो कुछ हो, यहाँ सड़क मान लीजिए कोई आ रहा जा रहा है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्ट में, इसलिए यहाँ पर लोग आके नहीं करते थे। और एक और बात है, ये लोग पता क्या करते थे, जितने भी यहाँ पर कचरा अचरा हुआ, कूड़ा कचरा हुआ करता था, कुछ जगह ऐसा पाया गया कि वो यहाँ पर इसको फेंकते थे लाके। इससे क्या हो जाता था, ये जो सड़क होती थी वो ऊंची होते जाती थी निरंतर। तो ऐसी सड़कें आपको घरों से ऊंची देखने को मिली हुई हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि वो घर का जो कचरा है वो यहाँ पर लाके फेंक देते थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ऐसा नहीं था। जो घरों का ऐसा सामान जो हुआ करता था, जैसे मान लीजिए घर में कुछ अंदर टूट फूट होती है, जैसे आपने जितने घर में भी आप तोड़ते हो, कुछ नया मकान बनाते हो, कुछ नई रूम बनाते हो, तो वहाँ से जो मटेरियल निकलता है वो आके क्या करते थे, वो यहाँ पर डाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, वो पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन एक ऐसा शहर है इसका, ऐसा नगर है लोथल। लोथल में क्या होता था, ये सामने की तरफ खुलता था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि सब जगह तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपने कुछ स्पेशली कुछ चीज पढ़ी होगी, तो जो क्वेश्चन बनाने वाला भी होता है ना, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, थोड़ा सा मनुष्य है, वो भी उसके मन में उत्सुकता होती कि चलो यार कुछ नई चीज पूछते हैं। तो ये चीज आ जाती है कि सारी चीजों में तो क्या हो रहा है, सारे स्थानों में तो पीछे की तरफ खुल रहा है, लेकिन सामने की तरफ कहाँ खुलता है, तो याद रखना लोथल में खुलता है।
और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह रहा है, ध्यान रखना। क्यों? उस समय दो बंदरगाह बड़े फेमस थे बच्चों, इनको सब पढ़ते जाएंगे साथ में। वहां पर दो पोर्ट बड़े फेमस थे, एक का नाम था लोथल, कई बार इनके नाम आते हैं लोथल, ठीक है, और दूसरा होता था सुरकोटदा। ये दो पोर्ट हुआ करते थे उस समय के, लोथल और आपके यहाँ पर सुरकोटदा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो लोथल एक ऐसा था जिसके क्या होते थे, सामने की तरफ दरवाजे खुलते थे, बाकी के क्या होते थे, पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे। इतनी बात क्लियर है? चलो, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो घर हुआ करते थे, इन घरों में अपने अपने घर के स्नानागार हुआ करते थे। स्नानागार मतलब बाथरूम इनका खुद का हुआ करता था। तो बाथरूम में क्या करते थे, नहाते थे तो, और कपड़े धोते, इनका पानी जो होता था वो एक के नालियों के माध्यम से, पूरा यहाँ पर सड़क के ही यहाँ पर नालियाँ हुआ करती थी, और नालियों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। नालियों में क्या हुआ था, यहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और ये नालियाँ क्या हुआ करती थी, ऊपर से पैक हुआ करती थी ताकि इसमें कचरा ना जाए, ब्लॉक ना हो। ऊपर क्या होती थी, नालियों में ये ढकी हुआ करती थी, और बीच बीच में मैन होल बना दिए जाते थे। जैसे आज वर्तमान नगर पालिका वाले क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने लापरवाह है। मुंबई में आप देख लो, ये मैन होल के जो ऊपर का भाग होता है इसको खोल के चले जाते हैं। तो आए साल कोई ना कोई यहाँ पर बच्चा गिरता रहता है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा कि मैन होल पे जो साफ सफाई करने वाला जो होल रहता है वहाँ पर गिर जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये इतने अच्छे थे लोग कि बड़ी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे चीज़ों को, कि ये समय समय पर इसकी सफाई हुआ करती थी मैन होल के माध्यम से। तो यहाँ पर सड़क भी साफ सुथरी हुआ करती थी, नालियाँ भी साफ सुथरी हुआ करती थी, और घर भी बड़े व्यवस्थित क्रम से जमे हुए थे। घर भी क्या होते थे, एक व्यवस्थित तरीके से जमे हुए करते थे, क्योंकि किसी भी रोड को वो ब्लॉक नहीं कर रहे थे। तो आज वर्तमान में कुछ शहर ऐसे चले जाइए, इतने अनऑर्गेनाइज्ड बेस में बसे हुए हैं कि आप सीधे रोड जा रहे हैं, सीधे रोड जा रहे हो, अचानक लगेगा रोड जा रही है, सामने किसी का घर बना हुआ रहता है, घर बना हुआ रहता है। मेरे मेरे यहाँ तो है ऐसा, ठीक है। उस इलाके में जाते हैं तो अपन मान लीजिए 2-3 बार मैं गाड़ी ले गया हूँ, सोचा था कि चलो यहाँ पर निकल जाएंगे, सामने देखे तो आदमी का घर बना है, ऐसा लगता है उस व्यक्ति ने अपने लिए रोड बनाया हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं, घर का जो बसाव है ना वो गलत तरीके से है, ऐसा नहीं है, जिसका मन लगा वहीं पर उसने क्या कर दिया, घर बना लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये सुविकसित नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, ठीक है। फिर उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली भी आपको यहाँ पर मिलेगी, कि जो वेस्टेज वाटर है वो किस तरीके से नालियों के माध्यम से निकल के शहर के बाहर चला जाता था। और साथ में मैंने बताया था कि आपको मिलेगा यहाँ पर धोलावीरा। धोलावीरा जरूर याद करना बच्चों, ये धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेस्टेज जल का प्रबंधन के साथ साथ यहाँ पर रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल का भी यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है। वर्षा जल का यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है कि किस तरीके से बरसात के पानी को तालाब में, जो नदियां हैं उनमें क्या करते हैं, छोटे छोटे डैम बनाकर, चेकडैम बनाकर उन्हें क्या कर लेते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उससे क्या, उसी पानी को फिर हम बाद में क्या करेंगे, बरसात के समय में आसानी से नहरों के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो वर्षा जल का प्रबंधन करने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण देखने को मिलेगा धौलावीरा, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा पॉइंट है जो अन्य सभ्यताओं से क्या कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मकान बने हुआ करते हैं इनमें पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है, पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे आप, देखिए ये मत सोचिए कि केवल इसी का हुआ है, ऐसा मत सोचना। आपको पता है यहाँ पर एक स्थल मिलेगा, उसका नाम है आमरी, आगे पढ़ाऊंगा सब इनके बारे में। एक स्थल मिलेगा आमरी। आमरी पता है यहाँ का क्या था, गांव था। आप बोलोगे सर ये आप बोल रहे थे कि भैया ये नगरी सभ्यता है, यहाँ पर नगरी सभ्यता है, तो ये गांव कैसे मिल गया यहाँ पर? तो कुछ अपवाद होते हैं बच्चों, जरूरी नहीं कि हर चीजें एक जगह जैसी मिले। आमरी कैसा था, वो गांव था, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं होगा क्या, था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, ठीक है, लेकिन वो पुराना स्थल था। तो वहां पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और वो उतना विकसित नहीं था जैसे वर्तमान में ये था। तो आप देखेंगे वो आमरी गांव जो है वो ग्रामीण था, गांव था। तो आप बोलेंगे सर ये तो ग्रामीण सभ्यता है क्या? नहीं, ये नगरीय सभ्यता ही है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे गांव है, ये आमरी गांव है। तो एक दो चीजें चलती है, आप ऐसा मत करना सब एक जैसी हो जाएगी सारी चीजें,
ठीक है, चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, कुछ कुछ यहां पर राजनीतिक सिस्टम, आर्थिक सिस्टम, और इसका ध्यान रखना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन सिस्टमों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर तो राजनीतिक व्यवस्था। क्या बात करते हैं यहाँ पर, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। ठीक है, तो इसमें आप तो पढ़ना नहीं है क्योंकि आप जीएस का पोर्शन नहीं पढ़ रहे, आप तो लूसेंट सीरीज पढ़ रहे हो, तो इसमें ये सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, जब हम जीएस पढ़ेंगे हमारे दूसरे वाले बैचों में तब उसमें अलग से बताएंगे आपको। अभी तो इतना बस समझो राजनीतिक व्यवस्था ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछेगा अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे इतना पूछा सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था मौजूद थी, तो आप बोलना स्पष्ट प्रमाण नहीं है। आपके ऑप्शन में भी देगा, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। मान लो पूछ भी लिया धोखा से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। मान लो बाई चांस पूछ लिया तो आप बोलना स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बस आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है। जीके में ये काम खत्म हो जाता है। जीएस वाले लड़ते झगड़ते रहते किसने क्या बोला है कि ए.एल. बासम ने बोला है भैया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह यहाँ पर समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग हुआ करता था। उच्च वर्ग में ऐसे लोग हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, वो पुरोहित यहाँ पर मंदिरों टीलों में रहा करते थे और वो पूरे सभ्यता को संचालित करते थे। तो वो एक अलग मैटर है, वो अलग मैटर हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जीके में हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो आप सीधे बोलेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बस काम खत्म। जीके में इतना ही होता है। ठीक है, यहां कोई राजा था क्या, कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्र था, लोकतंत्र था, इससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आप बात करेंगे यहां पर सामाजिक व्यवस्था। क्या बात करेंगे यहां पर, सामाजिक व्यवस्था। मतलब यहां का जो समाज था, यहां कोई वर्ग विभाजन था क्या, श्रम विभाजन किया गया था क्या, बिल्कुल हाँ। समाज ने क्या किया था, सुविधा की दृष्टि से अपने समाज को संचालित करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करने के लिए इन्होंने समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया था। वो भी श्रम विभाजन किया था कि किसको क्या काम करना है। तो यहाँ पर 4 वर्ग यहाँ पर माने जाते हैं श्रम विभाजन के आधार पर। किस विभाजन के आधार, श्रम विभाजन, जन्म के आधार पर नहीं, जैसे वो आपका वो अलग मामला हुआ। श्रम विभाजन के आधार पर किसको क्या काम करना है, ये समाज क्या था, 4 भागों में बटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग हुआ करता था। विद्वान वर्ग का काम हुआ करता था, आप जानते हो, जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि विद्वान वर्ग होगा तो ये पूजा पाठ ही करेगा, मंत्र तंत्री करेगा, नहीं। जैसे आप लोगों ने क्या है दिमाग में एक बात बैठा ली है, पता क्या बैठा ली है, जब आप लोग ऋग्वेदिक काल पढ़ते हो तो ऋग्वेदिक काल में पढ़ते हो कि भैया जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो आप जैसे दिमाग में लगाते ब्राह्मण वर्ण, तो ब्राह्मण को आप मानते हो क्या कि ये वेद पाठ करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, धार्मिक शिक्षा देते थे। तो आपके दिमाग में पूरी बातें क्या होती, जहां मैं बोलूंगा विद्वान वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, तो आपके दिमाग में वही बातें आ जाएंगी कि भैया ये वेद का पाठ करते थे, पुराण का पाठ करते थे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई वेद की रचना नहीं हुई थी और न ही किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन विद्वान वर्ग हमने इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि आपने देखा कि उस समय लिपि भी आपको देखने को मिलती है। क्या है, आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो जो मोहरें मिली हुई हैं उन मोहरों में आपको अलग अलग लिपियों, मतलब लिपियों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं उसमें। भले हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा, उसका मतलब क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि इसमें लिखा गया है। उसमें कई प्रकार के प्रतीक चिन्हों का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो अपने भावों को उन्होंने क्या किया है, सिंबल तरीके से प्रकट किया है, चित्र के रूप में प्रकट किया है। इसीलिए आप कहते हैं उनकी कौन सी लिपि है बच्चों, तो आप बोलते हैं उनकी भाव चित्रात्मक लिपि है। तो उस समय आप देखेंगे भले उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन इतना तो हम बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो कि वहां पर भाव चित्रात्मक लिपि थी।
अपने भावों को वो विचारों की तरह प्रकट करते थे, मतलब सिंबल की तरह वो प्रकट करते थे। उन्हें मछली का इस्तेमाल बहुत किया गया है, मछली का जो प्रतीक चिन्ह है उसका बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। तो उसका मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना है कि वो कुछ पढ़े लिखे थे। तो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। ओके, और इस भाव चित्रात्मक लिपि में हम देखेंगे बच्चों, तो इसे एक विशेष नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है बूस्ट्रोफेदन। क्या नाम है? उस लिपि का नाम होता है बूस्ट्रोफेदन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपके लिए जरूरी है कि वहां पर कौन सी लिपि हुआ करती थी, तो याद रखना ये बूस्ट्रोफेदन लिपि हुआ करती थी। ठीक है, बूस्ट्रोफेदन के अलावा हम देखेंगे तो इसे गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब गाय का जो बछड़ा होता है, जब वो चलते हुए बाथरूम करता है तो इस तरीके से आपको ध्यान दिखने को मिलता है। ठीक है, जब वो चलते हुए बाथरूम करेगा तो वो खड़े होकर नहीं करता, नॉर्मली चलते हुए करता है, तो उसकी जो बाथरूम है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ऐसा चलते जाता करते जाता ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये जब लिपि लिखी जाती है तो ये दाईं तरफ से शुरू होती है। क्या होती है? दाईं तरफ से। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आप कहाँ शुरू करते हो? जो नॉर्मल हम चीज़ लिखते हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट में ख़त्म करके एक लाइन हो जाती है, फिर हाथ उठा के हम लेफ्ट में लेते हैं और फिर राइट में ले जाते हैं। इस तरीके से हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके लिखते हैं। वो इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे कि एक बार राइट से जो शुरू किए हैं तो राइट से जो शुरू हुआ जो भी लिखना उनको, उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट पहुंच जाता था, राइट से लेफ्ट पहुंच जाता था, हाथ नहीं उठता, मतलब ये ऐसा रुकते नहीं थे, ये सीधा इनका चली चलता था ऐसा करके। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गाय का बछड़ा है चलते हुए बाथरूम कर दिया हो इसने, इसलिए इसे कहते हैं क्या? गौमूत्र लिपि भी इसे कहा जाता है। और दूसरी भाषा में से विद्वान इसे बूस्ट्रोफेदन कहते हैं, और अच्छी भाषा में बोले तो भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। जो आप बोलो, आपकी मर्जी है, आपका दिमाग है। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर है? अब बात यहां पर आती है कि ये विद्वान वर्ग जो हुआ करता था ना, यही काम हुआ करता था इसका कि उस समय जो उन्होंने आविष्कार किया हुआ था, लिपि का जो आविष्कार कर रहे थे, ठीक है ना, अब लिपि का आविष्कार करते हैं तो उसमें ये होती है कि भैया समाज में वो क्या होता है, अनुग्रहण के माध्यम से वो क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ज्ञान होता है, ज्ञान का जो हस्तांतरण होता है वो सीखने और सिखाने के बेस पर होता है, अधिगम और लर्निंग के बेस पर होता है। तो आप देखेंगे इन काम का यही हुआ करता था। एक प्रकार से देखा जाए तो एक कोचिंग मास्टर भी हुआ करते थे। ये उस समय के मत समझना, ऐसे मत समझना जैसे विद्वान वर्ग हुआ करते थे वैदिक काल में कि ये धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे और ये क्षत्रियों को क्या करते थे, उपदेश देते थे, क्षत्रियों को धर्म अधर्म के बारे में जानकारी देते थे और उनको धर्म के आधार पर राज्य चलाने की बात करते थे। ये यहाँ ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल अनुसंधान करते थे, पढ़ाई लिखाई पर अनुसंधान करते थे, लिपि में आविष्कार करते थे और यहाँ के जो बच्चे हुआ करते थे उनको ये पढ़ाते थे। अब आप खुद सोच के देखो कि वहां पर लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तभी तो उन्हें ज्ञान है कि क्या कितने वजन का होता है, क्योंकि यहाँ पर बांट भी मिले हुए हैं, यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना भी मिला हुआ, लोथल में हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना भी मिला हुआ है, स्केल ही मिला हुआ है। इसका मतलब वो पढ़े लिखे थे। अब खुद सोच के देखो, अगर कोई समाज में केवल 4-5 लोग ही पढ़े लिखे होंगे, 4-5 ही लोग पढ़े लिखे होंगे, तो फिर बाकी लोगों को कैसे ज्ञान हो जाएगा कि भैया जो बांट है वो 16 की गुणा में यूज करते हैं, 16, 32, 64, ये किसको ज्ञान आ गया, किसको ज्ञान आ गया? अब तुम सोच के देखो, इस बात का सोचकर देखो कि 1 पहले बन चुका था, 2 भी पहले बन चुका था, 3 भी पहले बन चुका था, 4 भी पहले बन चुका था। मतलब आप ये समझ लो कि 1 से लेकर 9 तक की कहानी बन चुकी थी पहले। लेकिन आपको पता है 0 का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। इसलिए आप देखना सिंधु घाटी सभ्यता में आप जिन बांटों को देखोगे ना बच्चों, जो बांट मिले हुए, बांट मतलब समझ मेजरमेंट करने के लिए, यार 1 किलो 2 किलो 3 किलो, जैसे आप लोग शक्कर कर लेके आते हो, कोई सामान लेके आते तो भैया 1 किलो 2 किलो के जो बांट आपने देखे होंगे, ऐसे ना बांट बोलते, लोहे के रहते थे पहले वो। अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी वाली चलने लगी, आपकी इलेक्ट्रिक बैलेंस चलने लगी है, तो आजकल तो बंद हो गया वो, फिर भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो जो बांट हुआ करते थे वो 16 के गुणक में हुआ करते थे, 16 का होता था, 32 का होता था। जब वो मिले हैं ना, तो नापा गया है, तो उनको लगा भाई कितना एग्जैक्ट इनका नाप है, बताइए 16 मिलेगा तो 32 मिलेगा, 36 नहीं मिलेगा, 32 है तो फिर 64 मिलेगा, 70 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है भाई उस समय के लोग पढ़े लिखे थे,
भले वो धर्मों के ज्ञाता नहीं थे, धर्म नहीं पढ़ते थे, वेद नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उस समय के लोग पढ़े लिखे थे, इससे तो हमें पता चलता है, क्योंकि उन्हें बांट का ज्ञान था, वजन करने का ज्ञान था, साथ में हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ लंबाई नापने के लिए, ठीक है ना। और उसमें भी वही मेजरमेंट किए गए जो आज हमारे यहाँ वर्तमान में चलते हैं, बस थोड़ा सा कन्वर्टेशन करने में अलग बात है वही चीजें। भले वो सेंटीमीटर मीटर नहीं था, लेकिन वो पैमाना था उस समय नापने का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लिपि हो रही थी, ये सब कोई विद्वान अकेले सीख नहीं रहे थे, ये लोगों को सिखा भी रहे थे। इसलिए आप देखेंगे विद्वान का काम हुआ करता था शिक्षा एवं आविष्कार। इनका काम क्या था? लोगों को शिक्षा देना, लोगों को अंक की शिक्षा देना कि एक दो ये क्या होते हैं, साथ में उनके अलावा कि हमारा ये जो लिपि लिखे उसका मतलब क्या है। वहाँ के लोग तो इसका मतलब समझते थे, लेकिन आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अलग बात है। तो शिक्षा था, और ये आविष्कार करते थे। क्या करते थे? इनका काम हुआ करता था आविष्कार करना और शिक्षा करना, शिक्षा देना, ठीक है। वेद वेद पढ़ना, धर्मशास्त्र वाला काम नहीं था इनका। दूसरा जो वर्ग हुआ करता था यहाँ पर, दूसरे वर्ग को बोलेंगे तो यहाँ पर रक्षक वर्ग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यहाँ पर रक्षक वर्ग हुआ करता था। और इस रक्षक वर्ग का काम क्या था बच्चों? इसका काम था रक्षा करना। अब किससे रक्षा करना है? तो आप जानते हैं पहले भी जब से हमारे यहाँ पर मनुष्यों ने भूमि पर अधिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, एक ही जमीन में दूसरा भी चाहता है और तीसरा भी चाहता है। तो जब हमारे पास संसाधन क्या होते हैं? असीमित होते हैं। ध्यान रखना, जब हमारे पास संसाधन असीमित होते हैं, ये देखना, जहां पर संसाधन असीमित होते हैं तो वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई युद्ध, कोई संघर्ष, कोई लड़ाई युद्ध संघर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं इतने संसाधन होते हैं, जिसको जहां लगे आप कर लो, जिसको जो चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है, असीमित संसाधन है। आप खुद सोच के देखो, ध्यान समझो। आप मान लीजिए एक ऐसे कमरे में गए हो, आप लोगों को किसी ने इनवाइट किया हुआ है, एक कमरे में आप गए हो, और कमरे में जाने के बाद आपको वहां पर इतनी ज्यादा नोटें पड़ी हुई हैं, इतनी नोट पूरी ऐसी बिछ गई हैं नोट, ठीक है। अब उस कमरे में आपको क्या होगा? आपको पता है कि भाई नोट सीमित ही है, क्योंकि जितनी दिख रही मुझे इतनी ही है। तो क्या करोगे? आप चाहोगे कि सबसे पहले मैं घुसा हूं, तो एक काम कर, दरवाजा बंद कर देता हूं ताकि कोई आके लूटे ना। दरवाजा पहले बंद करोगे आप। क्यों करोगे आप? क्योंकि आप ये चाहोगे कि ये लिमिट है, सीमित ही है, इतना है, इतना मैं ही ले लूंगा। तो आप क्या करोगे? दूसरे वाले को आने से मना करोगे, लेकिन दूसरा वाला कहेगा मेरे को भी चाहिए भाई। तो फिर आपस में क्या होंगे? आपके लड़ाई झगड़े होंगे, होगा, क्योंकि वो सीमित था इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब मान लो आपको ऐसी जगह ले जाते जहां पर कोई कमी नहीं हो। अब आपको मान लो पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, और आपको गंगा नदी के किनारे बैठा दिया जाता है, जितना पानी पीना आप पियो। तो मुझे बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा करोगे आपका? नहीं करोगे। आप कभी पानी जितना पी सकते हो, जितना लिमिट है आप भी पी लोगे, दूसरा वाला भी बिल्कुल पी लेगा, ठीक है। तो आपकी तुलना, आपके देखने के हिसाब से वो आपके लिए क्या है? सीमित नहीं है, काफी बड़ा है। आपके ध्यान से वो असीमित लगे, हालांकि असीमित कोई चीज नहीं होती है, हर की लिमिट होती है, लेकिन आपके हिसाब से वो क्या है? लिमिट नहीं है उसकी। तो तुरंत में तो आप कहोगे हाँ भाई तुम भी पियो, हम भी पिए, हम भी, सब लोग पिएंगे। तो हमेशा याद रखना, संसाधन जब बच्चों सीमित होता है ना, तभी संघर्ष की स्थिति आती है, अदरवाइज कभी नहीं आती है। तो यहां पर आप देखोगे तो संसाधन ये, चूंकि आप जानते एक ही इलाके में थे, इस सिंधु घाटी और उसके आसपास के इलाके में थे, पूरी पृथ्वी में नहीं थे लोग। तो इनको लगा भाई हमारा सीमित ही क्षेत्र है, हमें इतने क्षेत्र में ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पर भी संघर्ष हुआ करते थे। तो इन संघर्षों की रक्षा करने के लिए, इन संघर्षों से अपने कबीले की, अपने जो लोग हुआ करते थे उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक अलग से वर्ग बना दिया गया था, रक्षक वर्ग। उसका काम यही हुआ करता था। वो सुबह से लेके व्यायाम याम बॉडी शॉडी बना के यही काम करता रहता था, है ना। तलवार चलाना, भाला चलाना, ये सब वो चलाते रहते थे, सीखते रहते थे कि वक्त मौका में काम आएगा तो यूज करेंगे। तीसरा, यहां फिर आप जानते हैं व्यापारी वर्ग हुआ करता था, और ऐसा माना जाता था कि ये वर्ग सबसे ज्यादा संपन्न हुआ करता था। क्या था यहाँ पर? ये व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन्हीं की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा सम्मान हुआ करता था और मैक्सिमम लोग इस पेशे में लगे हुए थे। तो व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, इसका काम हुआ करता था व्यापार करना। क्या काम हुआ करता? व्यापार करना। व्यापार करना मतलब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में, वस्तुओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर मांग के अनुसार, मांग रहेगी तब तो ले जाएंगे, नहीं तो फिजूल में ले जाके करेंगे क्या, मांग के अनुसार स्थानांतरित करते थे। क्या करते थे बच्चों, ये मांग के अनुसार स्थानांतरित करते थे। मतलब जहां पर वस्तुओं की अधिकता हो वहां से वो लेके आते थे, और जहां पर उस वस्तु की कमी हो वहां ले जाते थे। तो इस तरीके से क्या करते थे, उनका काम ही हुआ करता था कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में मांग के अनुसार क्या करना था, स्थानांतरित करना था। ये इनका काम था, और इससे इनको काफी प्रॉफिट हुआ करता था। देखो नॉर्मली क्या होता था, जो किसान लोग हुआ करते थे, किसान लोग हुआ करते थे, उन्हें 4 महीने वेट करना पड़ता था। मान लो कोई अनाज उन्होंने बुआई कर दी उसकी, तो 4 महीने उनको वेट करना पड़ता था। आज भी वेट करते हैं किसान, आप लोग भी होंगे, देखते होंगे। तो क्या होता था, ये लोग जो व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, ये तुरंत पैसा कमा सकते थे। इन्हें 4 महीने वेट नहीं करना होता था। इनको तो केवल एक जगह जाना होता था, यहाँ से सामान उठाना होता था, और अपनी बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के माध्यम से ले जाकर दूसरी जगह भेज देते थे। तो इनका तो काम, तुरंत पैसा मिल जाता था इनको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे व्यापारी वर्ग जो हुआ करते थे, उनका काम व्यापार करना होता था, जैसे वर्तमान में आज होता है। ठीक है, चौथा हुआ करते थे यहाँ पर मजदूर श्रमिक वर्ग। मजदूर हुआ करते थे जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो ये कर सकते हैं, ना ये व्यापार कर सकते हैं, तो इनके यहाँ पर वो काम करते थे। अब व्यापारी जो हुआ करता था, उसका काम था एक स्थान दूसरे स्थान पर सामान लाना। वो खुद नहीं लाता था, वो इनके माध्यम से करवाता था, जो मजदूर हुआ करते थे। खेती किसानी करने वाले जो लोग हुआ करते थे, ध्यान रखना, यहाँ पर मजदूर होते थे, श्रमिक होते थे, जो कृषक हुआ करते थे, ये सारे मेहनत करने वाले होते थे, खुद मेहनत करते थे। आज का जमाना अलग है कि आज वर्तमान में खेती करने वाला किसान क्या होगा, जमीन रख लिया उसने, और उसके बाद क्या करता था, वो करारा खेती, अभी वर्तमान में ट्रैक्टर ला लिया, हार्वेस्टर ला लिया, बैठे बैठे उस नहीं, वो खुद करता था पहले खेती, वो खुद मेहनत करता था। ठीक है, तो मजदूर वर्ग हुआ, श्रमिक वर्ग हुआ, कृषक वर्ग हुआ, ये उस समय के निम्न वर्ग माने जाते थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में आप जानते हैं, यही कृषक वर्ग जो हुआ करता था, यही कृषक वर्ग जब ज्यादा उत्पादन करने लगा, सुनना, यही कृषक वर्ग जब ज्यादा उत्पादन करने लगा, अर्थात यहाँ का जो उत्पादन है वो सरप्लस होने लगा, उत्पादन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर सरप्लस हो गया, अर्थात अधिशेष हो गया। सरप्लस हम किसे बोलेंगे बच्चों, अपनी जरूरत या निर्वाह से अधिक। क्या बोलेंगे, अपनी जरूरत या निर्वाह से अधिक। जैसे मान लो आपको पता है कि आपने गेहूं का उत्पादन किया, क्या किया, आपने गेहूं का उत्पादन किया, और आपको पता है कि भैया मैं एक साल में क्या करूंगा, 2 से 3 कुंटल ही गेहूं खाऊंगा, आपके पूरे परिवार के लोग मिलके। लेकिन आपके यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हो गया 10 कुंटल। इसका मतलब आपकी नीड जो कितनी है, वो 3 कुंटल की है, और आपके यहाँ हुआ 10 कुंटल हुआ, तो वो 7 कुंटल जो है वो आपका एक्स्ट्रा है, अधिशेष है, सरप्लस है। वो सरप्लस को क्या करोगे बताओ, जितना पेट में लगेगा उतना ही खाओगे ना, तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे। जैसे ही बेचोगे तो अब आपके ऊपर है कि अगर मान लो थोड़ा सा ही आपके यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, तो आपके यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं, बोले भाई तुम ही ले जाओ। जब आपका अच्छा उत्पादन हो रहा है तो बोलेंगे भाई एक काम करो, तुम रहने दो, हम ही ले जाते हैं। तो यहाँ जो कृषक वर्ग हुआ करते थे, बाद में वो व्यापारी वर्ग के रूप में भी शामिल हो जाते थे। तो इसमें परेशान मत होना आप। ठीक है, और जो छोटे किसान हुआ करते थे, जिनका उत्पादन बहुत कम होता था, निर्वाह के अलावा थोड़ा सरप्लस बचता था, तो वो खुद नहीं करते, वो इन व्यापारियों को दे देते थे। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो। तो इस तरीके से समाज में क्या थे, ये 4 वर्ग थे। ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना, देखिए इतना तो पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सीधे बोलोगे कि सर इसको शॉर्ट में पढ़ दीजिए, विद्वान, रक्षक, व्यापारी, मजदूर, तो ये लूसेंट में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लेना। स्टोरी एंड डाटा एनहांसमेंट की प्रोसेस भी यही करना पड़ेगा, इससे शॉर्ट नहीं होगा, लूसेंट इससे शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आप बोलेंगे लूसेंट और शॉर्ट कर दीजिए, तो फिर आपको जो लिखा भाई आप पढ़ते जाइए। ठीक है, ऐसे लूसेंट सीरीज तो आपको यूट्यूब में हजारों मिल जाएंगे, दसों हजारों मिल जाएंगे, 50 मिले तो कम मिलेंगे। आप जैसे सर्च करोगे तो वो यही मिलेंगे आपको। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ग थे, विद्वान थे, रक्षक थे, व्यापारी थे, मजदूर थे। ठीक है, कौन सी लिपि थी, बूस्टोफेदन थी, बस लिख दिए। अब आप याद कर लो तो भाई, इससे अच्छा तो आप ही टाइम वेस्ट मत करो, आप ही खुद पढ़ लो, लूसेंट में सब कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ,
थोड़ा हो सकता है आप मेरे अनुसार फिट होंगे नहीं होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपने अनुसार हमेशा फिट रहता हूँ, और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे लगता है कि अच्छा होता है, क्योंकि इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हूँ अपने उसमें पढ़ाई में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मैं इसी पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ। आप विश्वास करो इस तरीके से पढ़ने में आपका जीएस जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर कवर कर लो साथ में ही, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ पर कवर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ कवर करनी है, वो क्या कवर करनी जरा समझना। ठीक है, यहाँ का जो समाज था, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें अलग अलग वर्गों के मानते थे, अलग अलग प्रजातियों के मानते थे, और जो प्रजातियां होती हैं ना बच्चों, ये जलवायु के आधार पर डिसाइड होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीन के लोग हैं, वो चीन के लोग हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं, है ना, पतली पतली छोटी छोटी आंखें दिखती हैं, ऐसी लगती हैं बिल्कुल हमेशा दिन भर सोए रहे हैं वो, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद में रहता है, उसको बहुत नींद आ रही है, तो फिर भी जबरदस्ती उसको उठा के लेके जाते हैं कि चल भाई कल शाम करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो वो आपकी कहने पर चला तो जाएगा, लेकिन उसकी आंख ऐसी बंद होती रहेगी ऐसी करके। ठीक है ना, आपको लगेगा क्या नींद आ रही है क्या, लेकिन चाइना के लोग हमेशा ही ऐसे रहते हैं। अगर चाइना के लोग आप साथ में रहेंगे तो आपको लगेगा हमेशा सो रहा है तू बोले, आंख उनकी बंद रहती है, बहुत छोटी रहती है। ठीक है, ऐसी पलक ऐसी रहती है। ओके, हाँ, तो आप भी देखेंगे वो हमसे अलग दिखते हैं। ठीक है, हाइट भी उनकी क्या होती है, हमसे कम होती है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हो गया, हुआ उसकी वजह से, जलवायु की वजह से। आप देखेंगे पूरे पूरे विश्व में चले जाइए, विश्व में आपको अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, वो प्रजातियां हैं, और प्रजातियां किस बेस पर डिपेंड करती हैं, जलवायु के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर एक का क्लाइमेट अलग अलग है। ठीक है, तो जलवायु की वजह से क्या उनमें अंतर आता है। तो फिर हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, अब किसी ने तो देखा नहीं है उसको, किसी ने तो देखा नहीं है कि इनके ओंठ मोटे थे, ओंठ पतले पतले थे, नथुने छोटे थे, बड़े थे, नाक चपटी थी, लंबी थी, मोटी थी, आंख छोटी थी, पतली थी, अध खुली थी, पूरी खुली थी, माथा चपटा था, चौड़ा था, गोला था, ये किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि उस समय का कोई व्यक्ति तो मिला नहीं है। मिला है तो सिर्फ और सिर्फ कंकाल मिला है। तो आपको क्या लगेगा, क्या लगेगा कि चाइना के लोगों का अलग कंकाल है और भारत के लोगों का अलग कंकाल है? नहीं, कंकाल सेम रहता है। कंकाल मत सोचना कि कंकाल बदल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के भी कंकाल की खुदाई करो और चीन की सभ्यता की भी कंकाल की खुदाई करो, तो आपको भले, हाँ, जब उस समय थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जब मनुष्य क्या कर रहा था, विकास के क्रम से गुजर रहा था, कि भैया उस समय पर रामापिथेकस था तो उसका कंकाल अलग देखने को मिलेगा, फिर आस्ट्रोपिथेकस था उसका कंकाल अलग मिलेगा, फिर होमो हैबिलस था तो उसका कंकाल अलग मिलेगा। ठीक है ना, फिर आपके जो इरोटोस्थनीज था उसका मतलब होमो इरेक्टस था उसका अलग मिलेगा, तो होमो इरेक्टस के अलग मिलेंगे, फिर सिथिपेंथ्रोकोस का अलग मिलेगा। तो ये एक विकास के क्रम से गुजर रहे थे। ठीक है ना, फिर क्रो-मैग्नन का अलग मिलेगा आपको, निएंडरथल का अलग मिलेगा, होमोसेपियंस का अलग मिलेगा। तो वो क्रम से गुजर रहे थे, वो तो पूरे एक मनुष्य की विकास की यात्रा थी। लेकिन जब होमोसेपियंस बन गया है, आधुनिक मानव बन गया है, तो आधुनिक मानव का कंकाल फिर हर जगह आपको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर की जो बनावट होती है, ऊपर की जो बनावट होती है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप कंकाल में नथुने से देखोगे, नथुने चौड़े हैं कि पतले हैं, नाक चपटी है कि पतली है, कंकाल में कैसे पता चलेगी? ठीक है, क्योंकि ये वाले भाग जो होते हैं नॉर्मली क्या देखा है, ये मांस के बने होते हैं ना, ये तो मांस का ही कंकाल, ये वाला बस कंकाल की रहती है वाली, ये वाली हड्डी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर? अलग अलग प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर, तो कुछ लोगों का मानना है भूमध्य सागरी प्रजाति के हैं। ये क्या है? ये भूमध्य सागरी प्रजाति के हैं। ये भूमध्य सागरी प्रजाति का मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारा हिमालय जहां पर बना हुआ है, आपको हिमालय बना हुआ है, उस हिमालय के समानांतर आप देखेंगे पूरा इधर भूमध्य सागर तक, तो पहले एक ही सागर हुआ करता था। आज वर्तमान में आपको जो भूमध्य सागर दिखता है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो भूमध्य सागर के सीधी सीधी लाइन खींचते आओ, आज से सीधी लाइन खींचते आओ और वर्तमान में हिमालय तक पहुंच जाना। पता, पहले यहाँ पर एक छिछला सागर हुआ करता था, उसका नाम था टैथिस सागर, है ना। इसी टैथिस सागर के मलबे से क्या बना है? हमारा हिमालय बना है। तो पहले पूरा सागर हुआ करता था, तो यहां पर ही लोग रहा करते थे, तो उन्हें कहते थे भूमध्य सागरी लोग। ठीक है,
तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को यहाँ पर माना जाता था। दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं भैया, ये तो दक्षिण से आए हुए हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये दक्षिण से आए हुए हैं, मतलब जो दक्षिणी महाद्वीप हैं उनसे वो आए हुए हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ध्यान रखना, जो भी विद्वान हुआ करते हैं, खास तौर पे इतिहासकार, दक्षिण की चीजों को वो क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव तरीके से करते हैं। ठीक है ना? जैसे आप बोलेंगे मनुष्य ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब मत समझना कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, वो अफ्रीका में पैदा हुआ है। जो आदि मानव है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुआ है, वो अफ्रीका में पैदा हुआ है, लेकिन उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस रखे हैं। उसका रीजन है कि ये ऑस्ट्रेलिया शब्द जो इस्तेमाल होता है वो दक्षिण के लिए होता है। आप ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना मेरे भैया, समझ रहे हो? आपको यही पता नहीं होगा। देखो यही चीजें रहती है नॉलेज के लिए, कि आपको अगर नॉर्मली पढ़ोगे तो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी प्रजाति थी क्या? नहीं थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब ऑस्ट्रेलॉयड, जितनी भी चीजें आती है वो साउथ की चीज आती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक चीज कि जब हमारे यहाँ पर सोलर मास होता है, मतलब जो सोलर का जो भाग होता है, वो कई बार क्या होता है, सोलर जब हमारे जो सूर्य रहता है बहुत तेजी से घूमता है, तो उसके बाहर का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के रूप में, अलग अलग पार्टिकल के रूप में जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें लग जाती है आग। जैसे ही उसमें आग लगती है तो आपको पता होना चाहिए वो चमकता है। तो जब उत्तर में चमकता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। दक्षिण में चमकता है तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिस का मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में चमकता है, वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलता, वो कहाँ मिलता है? दक्षिणी ध्रुवों में देखने को मिलता है। तो दक्षिण को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑस्ट्रेल्स करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है वो मत माना, ऑस्ट्रेलो मतलब होता है दक्षिण वाला। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो या अरोरा ऑस्ट्रेलिस हो, ये सब ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है वो साउथ का माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलाइड माना गया है, ये माना गया कि ये दक्षिण से आए हुए लोग हैं। ये कहाँ से? दक्षिण से आए हुए लोग हैं, ऐसा मानते हैं। फिर आप लोग इसी में देखेंगे तो कुछ लोगों का मानना है कि ये मंगोलायड प्रजाति के थे, क्योंकि आप जानते हैं मंगोलायड प्रजाति के होने का आधार ये बताया गया है कि हमारे भारत में प्राचीन काल में हो, मध्य काल में हो, मंगोलिया से लोग आया करते थे पहले। ठीक है ना? तो आप देखेंगे प्राचीन काल में उसी चीन वाले इलाके से देखेंगे तो शक आते हैं, कुषाण आते हैं, है ना? तो आप देखोगे उसी इलाके से, क्योंकि जब चीन की दीवार बनी थी तो वही शक कुषाण क्या होते हैं, मध्य एशिया की तरफ गए थे, और मध्य एशिया से फिर भारत की तरफ आए थे, उत्तर पश्चिमी इलाके से। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको समझ दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो आपको याद बस नहीं करना है, समझना है। एक बार समझ लो फिर उसके बाद याद ही तो करना है, याद तो हो ही जाएगा वैसे ही आपको। ठीक है, हाँ। और आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो छोटी जॉब करते हैं पहले, कि हमारा खुद का छोटा सा एक जॉब लग जाए, फिर हम लोग क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं, उसके बाद हम फिर बड़ी जॉब की तैयारी करेंगे। अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए आप ये सोचो कि एक बार हम अच्छे से पढ़ लें, भली प्रेजेंट टाइम के लिए हम क्या करें, छोटी जॉब पकड़ लें, फिर जो हमने पढ़ा हुआ अच्छे लेवल में उसी को हम और एनहांस करके, उसको रिवीजन करके और स्ट्रॉन्ग करें। ये होती है सही टेक्निक पढ़ने की। ओके, हाँ। तो मंगोलायड माना गया कि भैया मंगोलिया से आने वाले लोगों को मंगोलायड कहते हैं। चीन के ऊपर मिलेगा मंगोलिया देश। फिर कहा गया भैया कि ये जो हिमालय है ना, जब हिमालय जो था, जब माना गया कि जो हिमालय है वो अल्पाइन हलचल में बना हुआ है। अलग अलग हलचल आती हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, नाम याद मत करना भले, लेकिन समझना क्या चीज है। हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई है कई बार, 4 बार हुई है। कितने बार हुई बच्चों? 4 बार हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ है, हलचल हुई है। इसी हलचल की वजह से 4 समय में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले की हलचल होती है प्री कैम्ब्रियन युग की हलचल, उसमें आरावली बनता है। ठीक है, फिर आप जानते हैं जो सेकंड वाली हलचल होती है वो होती है कैलेडोनियन हलचल, उसमें आयरलैंड वाला क्षेत्र हुआ, ब्रिटेन वाला क्षेत्र हुआ, वहां पर्वतों का निर्माण होता है, कैलेडोनियन हलचल बोलते हैं उसको। फिर होता है एक हर्सियन हलचल। हर्सियन हलचल जो होती है बेसिकली वो परमियन काल में होती है, आगे पढ़ेंगे सब चीज़ों, नहीं आपके काम की नहीं है, परमियन काल में होती है। तो आप देखेंगे उस दौरान हमारे यहाँ पर जो सतपुड़ा हुए ये सब लोग बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पर अल्पाइन हलचल। अल्पाइन हलचल मतलब चौथी हलचल जो है उसमें हिमालय बनता है। ठीक है, तो हिमालय जो बना है वो अल्पाइन हलचल में बना हुआ है। तो अल्पाइन मतलब आप समझ जाना कि ये चौथी हलचल है।
हमारी पृथ्वी पर चौथी हलचल है। यार सुनो, जब आप पढ़ोगे ना, भली याद मत करो कुछ चीज, मैं कहता हूं भली मत याद करो कुछ, जो काम की मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब आप सुनोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी कि हाँ ऐसा कुछ था। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे इससे रिलेटेड, तो आपको लगेगा भाई कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है। एटलीस्ट अगर ये अल्पाइन शब्द आया भी ना, भले आपको परफेक्ट याद ना हो कि कौन सी हलचल है, लेकिन आपको दिमाग में 4 हलचल सर ने बताए थे। भले क्रम नहीं पता कि प्री कैम्ब्रियन है, कैलिडोनियन है, हर्सियन है, अल्पाइन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना रहेगा 4 हलचल हुई थी और हिमालय अल्पाइन हलचल में बना, इतना तो याद रहेगा आपके दिमाग में, इससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस अल्पाइन हलचल की वजह से जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो ये हिमालय पहले क्या था, धीरे धीरे ये सागर था, सागर से उठा। अब एक दिन में नहीं उठा है, लाखों करोड़ साल लग गए, यहाँ पर लोग रहने लगे। फिर लोगों को लगा भाई ये तो उठते जा रहा उठते जा रहा है। अब वहाँ भूकंप आते थे, उठते थे, तो उनको लगा भाई यहाँ से निकलो। तो जो पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे थे लोग, उनके पास में रह रहे थे क्षेत्र, वो वहाँ से निकल निकल के इधर आए, हिमालय से निकल निकल कर इधर आए आपके। ठीक है, तो इन्हें कहा गया कि ये अल्पाइन प्रकृति के लोग थे, मतलब यह पहले हिमालय के रीजन में रहा करते थे, जहाँ हिमालय बन रहा था वहां से भाग भाग कर इधर आए। ठीक है, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे इन्हें कहा गया कि अल्पाइन किस्म के लोग हुआ करते थे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक और श्रेणी के मानते हैं, उसे बोलते हैं द्रविडियन सीरीज के मानते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविडियन प्रजाति के हुआ करते थे। ठीक है, क्या करते थे? द्रविडियन प्रजाति के मानते थे। तो ऐसा माना गया है कि इसमें द्रविडियन बोला जाए तो ये भारतीय मूल के मानते थे। क्या मानते थे? ये तो हो गए विदेशी प्रजाति, यहां बोलेंगे भारतीय मूल के। ओ सॉरी, भारतीय मूल के, ध्यान रखना, ये माने जाते थे। मतलब भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं बाहर से नहीं आए, ये भारतीय मूल की हुआ करते थे। फिर भारतीय मूल के हुआ करते थे तो इनको भूमध्य सागरी जैसा मान लेते, क्योंकि भूमध्य सागर वाला रीजन है वो पूरा हमारा हिमालय कैसे समानांतर है। तो यही द्रविडियन लोग जो हुआ करते थे ये बाद में चलकर यही क्षेत्र में आए हैं। तो भूमध्य सागरी और द्रविडियन एक ही माने जाते हैं। आपसे इतना पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रजाति के नहीं थे, तो ये इनमें से कोई भी नाम आपको देगा, 3 इनमें से एक नाम गोल करके कुछ भी दे देगा आपसे। मान लीजिए जिसमें बोले काकेसस नाम दे देगा आपको, या नीग्रो नाम दे देगा आपको, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये नाम नहीं है, ये नाम जो मैंने बताया वो है। ठीक है, तो ये प्रजाति की थी। अब बोलेंगे इसका प्रमाण क्या मिला है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रमाण मिला हुआ है। कैसे प्रमाण मिला हुआ है आपको पता है? जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जानते हो? कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, कहां पर? मोहनजोदड़ो में। तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, जो कमर में हाथ रख के, चूड़ी पहन के, हाथी दांत की चूड़ी पहन के जो डांस करने की पोजीशन में है बच्चों, तो वो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है ना, वो किस प्रजाति की है? तो याद रखना इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है, यही ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मानी जाती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब बोलेंगे सर आया है इसलिए मैंने सिर्फ अकेला इतना नहीं पढ़ाया हूं, और इसका मतलब नहीं पढ़ाया, अगर मैं जो पढ़ाना होता बोल देता कि कांसे की नर्तकी मूर्ति ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की, याद कर लेना। आपको लगे ऑस्ट्रेलाइड किया था, आपको लगे ऑस्ट्रेलिया में थी क्या, ऑस्ट्रेलिया चुरा के लेके आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या? बहुत सारी बातें, जब कुछ चीज पता नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, तो बहुत कुछ नई नई चीजें आती हैं और पूरा ज्ञान का कचरा कर देते हैं लोग। ठीक है, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब हम देखेंगे अगला। अगला क्या पढ़े बच्चों? यहां पर इनकी धार्मिक व्यवस्थाएं क्या मौजूद थी। ठीक है, यहां पर बात हम करें धार्मिक व्यवस्थाओं में क्या था। पहली बात तो क्या ये किसी धर्म को मानते थे बच्चों? क्या ये किसी धर्म को मानते थे? तो याद रखना यहां कोई विशिष्ट धर्म नहीं था, बल्कि इन धर्मों को, इनकी यहाँ पर जो चीजें मिली हुई हैं, पुरातात्विक चीजें मिली हुई है, उनके आधार पर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रकृति पूजक हुआ करते थे। इनका जो धर्म है वो एक जैसा नहीं है कि भैया जैसे ऋग्वेदिक धर्म है तो वो ऋग्वेद में जो है वो फिक्स है, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रकृति पूजक थे क्योंकि ये पीपल की पूजा करते थे, पीपल की पूजा के प्रमाण मिले हुए हैं। ये भी याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। क्या आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो याद रखना पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो पृथ्वी देवी, जिसे हम बोलते हैं भूगर्भ देवी, पृथ्वी देवी या जिसे बोलते हैं भूगर्भ देवी,
और आप जानते हैं एक मोहर बनी हुई है, एक क्या यहाँ पर मोहर बनी हुई है, उस मोहर में एक महिला के गर्भ से, क्या है यहाँ पर, एक महिला के गर्भ से पौधा उगा हुआ दिखाई देता है। मतलब एक महिला के गर्भ है, उससे पौधा उगाते हुए दिखा है, उगा हुआ दिखाई है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक ऐसी महिला रही होगी जिसके पेट से क्या हो रहा है, गर्भ से पौधा उग रहा है। तो किसके गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाई देगा, कौन है? धरती माँ को मानना, धरती के माँ से ही क्या होते हैं, गर्भ से क्या निकलते हैं, बहुत सारे पौधे निकलते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो भूगर्भ देवी की उपासना करते थे, भूगर्भ देवी को मानते थे। तो भूगर्भ देवी मतलब पृथ्वी देवी। पृथ्वी क्या है, नेचर है, ये क्या है, नेचर है, प्रकृति है। तो प्रकृति की पूजा भी करते थे। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये मूर्ति पूजा भी करते थे। ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। अब मूर्ति पूजा करते हैं, इसके प्रमाण क्या मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पशुपति नाथ की यहाँ पर आपको चित्रांकन देखने को मिलता है। पशुपति नाथ का यहाँ पर आपको चित्रांकन देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों को एक मोहर मिली है, आपको लोग नहीं बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मिली हुई है। आपने देखा होगा मोहर। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा। उसका रीज़न है कि सर डिजिटल बोर्ड है, आप तो नेट से डाउनलोड करके दिखा दीजिए। आप लोग देखिए, क्योंकि मेरे में कॉपीराइट आती है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है तो आप जानते हो सब चीज़ें। तो मैं अगर कोई भी इमेज इस्तेमाल करूँगा तो वो जिसकी इमेज होगी वो उस व्यक्ति से संपर्क कर लेता है और उसको राइट अपने में हस्तांतरित कर लेता है और उसके बिहाफ में कॉपीराइट मार देता है। इसी वजह से अपना पुराना वाला चैनल डिलीट हो गया है। आप सोचो 2020 का मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर लिया हुआ है, 2020 में मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया हुआ था। तो उसमें मैंने नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए, आप मुझे बताइए, ये हमारा शिक्षा है बच्चों, शिक्षा में तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा जितनी बेहतर की जा सके किसी के सपोर्ट से, किसी की सहायता से, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं आपको यही चित्र यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आपको कितना अच्छा दिखता है चीज़ों को कि यार हाँ ये देखो, ये आपकी पशुपतिनाथ की मूर्ति का चित्रांकन यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, तो आपको अच्छा लगता है, देखने में भी लगता, थोड़ा इफेक्टिव होता। लेकिन आप मान लो आपने मेहनत करके कुछ बनाया हुआ है, नेट में क्यों डाले आपने, बताइए। नेट में डालने से आदमी सोचता है चलो अच्छा है यार, इसको दिखाने में बच्चों को फायदा होगा, अपन दिखा लेते हैं। अब उस फोटो की प्रिंटिंग करके तो मैं आपसे पैसे नहीं कमा रहा हूँ। उसको उद्देश्य तो यही ना कि आप देखकर अच्छे से समझें, उसको जानें। लेकिन क्या होता है आजकल, ये पूरा बिजनेस बन चुका है, एजुकेशन पूरा बिजनेस बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर माफिया राज चल रहा है आजकल वर्तमान में, कि हमारा जो है, अरे भाई तुम्हारा किस नहीं है, इतना सारा नेट में इमेज रहती है। अब आदमी को लगता है कि चलो इस इमेज का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा देंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को। तो मैंने पुरानी इमेज इस्तेमाल किया हुआ था, उसमें पता नहीं मेप, अब बताओ मेप का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया मैंने, आपने देखे हो, क्योंकि कौन सा मेप कैसा क्या नहीं है पता नहीं है। अब डर लगने लगता है इससे कि भाई कोई कॉपीराइट मार देगा। और कॉपीराइट मारने का भी ये रहता है कि भैया आप क्लेम कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए, जितना भी पैसा यूट्यूब में आएगा वो आप रख लीजिए। हमने तो चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करा हूँ मैंने, वो तो फिजूल में पता नहीं कहाँ से ऐड आते रहते हैं, पता नहीं कौन सी पॉलिसी से आते हैं, है ना, कोई अकाउंट ऐड नहीं मेरा उसमें। तो हमें तो पैसा नहीं कमाना उससे। लेकिन अगर तुम्हें कमाना है, अगर बच्चों को इमेज से अच्छा समझ में आ रहा है, तुम उसमें क्लेम कर लो कि भैया सारा पैसा यूट्यूब वाला हम ले लेंगे, तुम ले लो ना, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन स्ट्राइक तो मत मारो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से चैनल बंद हो गया हमारा पुराना वाला, उसमें 13-11 स्ट्राइक आ चुकी थी, क्या करोगे। तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपके लिए। मैं आपको ये चित्र नहीं दिखा सकता बच्चा, आप लोग नेट में देख लेना, आपको दिख जाएगा, देखने में कोई परेशानी नहीं है। तो पशुपतिनाथ का चित्रांकन भी यहाँ पर से पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हुआ करते थे वो ऐसे कोई देवता की पूजा करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो पशुपतिनाथ हैं, इसकी जो मोहर वाले जो मिली है, जिस मोहर में इसका चित्रांकन किया गया बच्चों, इस मोहर में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ इसकी खोज किसने की थी, ये आप ध्यान रखना, पहले अर्नेस्ट मेके नाम याद रखना पहले, हाँ इसका नाम याद रखना, अर्नेस्ट मेके नाम का एक विद्वान था, अर्नेस्ट मेके ने इसकी खोज की थी। इस मोहर की खोज किसने की थी बच्चों, ये मोहर किसको मिली थी, तो अर्नेस्ट मेके नाम के विद्वान को मिली थी, ये नाम याद रखना। और किसने इसकी पहचान किया था कि ये पशुपतिनाथ है, हमारे पशुपतिनाथ हैं, तो वो जॉन मार्शल ने पहचान की थी। जॉन मार्शल ने इसकी पहचान की थी कि भैया ये तो हमारे पशुपतिनाथ जी हैं, वर्तमान के शंकर जी। तो पशुपतिनाथ के रूप में इनकी जो पहचान की थी वो की थी जॉन मार्शल ने।
के रूप में पहचान। ठीक है, तो ये दोनों के नाम याद रखना बच्चों। कई बार एग्जाम में आता है कि पशुपतिनाथ की चित्रांकन वाली मोहर किसको मिली थी, तो अर्नेस्ट मेके को मिली थी। ठीक है, मैं देखो वही डाटा पढ़ा रहा हूं जो बड़े काम का है, लेकिन समझा के पढ़ रहा हूं ताकि आपको चीजें स्टोरी की तरह याद हो। मैंने बोला ना, एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने इस तरीके से बचपन में नहीं पढ़ा है। अगर इस तरीके से आपको समझा के पढ़ा दिया जाता तो आपको किसी के सामने नहीं जाना पड़ता, कोई खुशामद नहीं करना पड़ता, कहीं नहीं पढ़ना पड़ता, मेरे पास भी नहीं आना पड़ता। आप खुद अपने घर में बैठ के तुरंत एग्जाम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ये तो क्या पुराना सिलेबस में ही है ना, ये तो सब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी उस तरीके से पढ़ा दूं मैं जैसे पहले पढ़ा दिए। याद कर लेना, अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके। क्या याद करोगे भाई, दिखा दो ना, अर्नेस्ट मेके ने खोज की थी, समझाओ, स्टोरी में याद आएगा, स्टोरी के पात्र आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज याद रखना कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, इसमें राइट साइड में आपको कुछ यहां पर चित्रांकन देखने को मिलेगा, कुछ जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस समय के सबसे खतरनाक जानवर हुआ करते थे हाथी, बड़ा हुआ था। साथ में ध्यान रखना यहां पर बाघ। ठीक है, हाथी और बाघ राइट साइड थे इसके, क्या थे, राइट साइड बने हुए थे। और इसके लेफ्ट साइड में आपको यहां पर क्या था, लेफ्ट साइड में भैंसा बना हुआ था और गेंडा बना हुआ था। क्या था, यहां पर भैंसा और गेंडा बना हुआ करता था लेफ्ट साइड में। और नीचे जहां ये पालती मार के बैठे हैं ध्यान की मुद्रा में, इसके नीचे वाले भाग में आपको 2 हिरण बनी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको नेट में सर्च करने की कृपा करना, आप एक बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हाथी बाघ हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें जानवर का उल्लेख नहीं है। तो आप जानते हैं हाथी है, बाघ है, भैंसा है, गेंडा है, हिरण है, पता हो गया आपको। ठीक है, चलो अब यहां पर बात आती है, ये तो हो गया प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में ऐसा भी माना जाता है और भी मूर्तियां मिली हुई हैं जिनमें हम देखेंगे, इसी का आगे देख लेते हैं मूर्ति पूजा में। ठीक है, यहां पर पुजारी की भी मूर्ति मिली हुई है। यहां क्या है, पुजारी की भी यहां पर मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, पुजारी की मूर्ति देखने को मिली है। इसका मतलब पुजारी के लोग भी क्या करते थे, वहां पर उसको मानते थे, उसको क्या कहा जाए, सम्मान करते थे। तो सम्मान के एवज में यहाँ पर पुजारी की मूर्ति भी मिली है। लेकिन इसका स्पष्ट नहीं कि पुजारी के लोग मूर्ति करते थे, क्या मतलब उपासना करते, उसका मतलब नहीं है। पुजारी की मूर्ति मिली है, बस आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए, वो पुजारी की मूर्ति ने एक साल को होड़ रखा है, उसे बोलते 3 पतिया साल। 3 पतिया साल का मतलब बच्चा ऐसा है कि उसने देखना साल होड़ के रखा हुआ ना, ऐसा करके देखना आप उस मिनट में, ऐसे साल होड़ लिया, ऐसा साल समझते ना, अरे ठंड में साल नहीं होड़ते, कह रहे वही हालत, ये साल होड़े हुआ है ऐसा करके। और उसमें आप देखना बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर पत्ती निशान बनी है, और एक डिजाइन 3 पत्तियों से बनी है, एक ऐसा करके, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा करके। तो यहाँ पर 3 पत्तियां बोलते हैं उसको, 3 पत्तियां मतलब 3 पत्ती वाली साल जो है वो होड़े रखा हुआ है उसने। ठीक है, और ध्यान रखना ये ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ये क्या यहाँ पर है, ध्यान की मुद्रा में ये बैठा हुआ है पुजारी। और ध्यान की मुद्रा कौन सी है यहाँ पर, तो आप जानते हैं अग्र नासिका ध्यान है। कौन सा ध्यान है यहाँ पर, अग्र नासिका ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। अग्र नासिका ध्यान मतलब जो भी ध्यान करते हैं, तो आप जानते हैं अगर किसी का मन ज्यादा भटकता है, कहीं इधर किधर भागता रहता है, तो आप क्या करो, ऐसा करके ये नाक का जो सामने वाला भाग है इसको ऐसा करके देखो। आप कुछ बोलेंगे शाम को दिख नहीं रहा है, अभ्यास करोगे दिख जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है बोले हमारी नाक तो छोटी है, अरे छोटी भी होगी तो आंख से दिखी जाएगी, इतनी भी छोटी नहीं कि यहीं तक रहेगी आपकी, है ना, सबकी आंख का सामने वाला भाग दिख जाता है, बहाना ना करो, अभी जाकर देखना क्लास के बाद। ठीक है, तो क्या करते थे, अगर नासिका ध्यान करते थे, नाक के आगे के हिस्सा जो हुआ करता उसको देखकर, और ध्यान रखना इनकी आंखें क्या थी, अध खुली आंखें हुआ करती थी। आंख फाड़ के ऐसा देखोगे, ऐसी आंख फाड़ के देखो तो ऊपर देखोगे आप भाई, अध खुली आंखों से ऐसा करके देखो दिख जाएगा। तो ये क्या थी, ये अध खुली आंख। अब आपको इस तरीके से पढ़ना, चीजों को सामने से फील हो कि ये जो पुजारी है सामने मूर्ति आपकी बैठी हुई है, देखो इमेजिनेशन हो रहा ना। ये देखो यहाँ पर 3 पतिया साल उड़ के बैठा हुआ है, पद्मासन पर बैठा हुआ है,
और आप जानते हैं क्या है यहाँ पर, ये तीन पद क्या, जो अग्र वाला भाग है नासिका, अग्र नासिका ध्यान कर रहा है, अध खुली आंख में है, तो ये चीजें सब नॉर्मल दिख रही, क्या याद करना पड़ेगा बताओ, सब याद हो जाएगा। चलो अब यहां बात करते हैं, जानवर की पूजा भी करते थे। क्या करते थे बच्चों, ये जानवर की पूजा भी करते थे। कैसे बोलोगे आप, जानवर की पूजा जो करते थे, तो आपको पता होना चाहिए ये लोगों का कैसे पता चलेगा कि जानवर की पूजा करते थे। तो जो मोहरें मिली हुई है, मूर्ति नहीं बोलेंगे, क्या मिली, मोहरें मिली हुई हैं, उस मोहर में आप जानते हो एक सींग वाला बैल बना हुआ है, एक सींग वाला जो बैल बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर उस समय एक सींग वाला बैल कैसा रहा होगा, अभी तो वर्तमान में बैल की दो सींग होती हैं, एक सींग वाला बैल कैसे रहा होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, उस समय ऐसा माना जा रहा होगा कि भैया नहीं यार गेंडा रहा होगा, जैसे बोलते हैं ना एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला जो गेंडा है वो कहाँ जाएगा बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ रहेगा बताओ, एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलेगा आपको, असम में मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में, इधर कहाँ मिलेगा। तो ऐसा माना जाता थी कि भैया वो एक सींग वाला जो बैल है वो यहीं पर पाया जाता था। अब वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया, अब ढूंढो आप लोग, ठीक है। एक सींग वाला बैल, और साथ में यहाँ पर कुबड़ वाला बैल की भी पूजा की जाती थी। क्या होता था यहाँ पर, जो कुबड़ वाला जो बैल हुआ करता था इसे सांड कहा जाता था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो शहरों में घूमते रहते हैं तो उनका जो पीछे का हिस्सा रहता है, पीछे वाला जो हिस्सा रहता है ऐसा उठा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कुबड़, तो अच्छी ऊंची रहती है वो। जैसे आपने ऊंट की कुबड़ देखा होगा, ऊंट की कुबड़ कितनी बड़ी रहती है, वैसी उनकी भी अच्छी ऊंची रहती है, ठीक है। उसे बोलते हैं कुबड़ वाला बैल, उसे बोलते हैं सांड। तो ये सांड की क्या करते थे, वो पूजा करते थे। क्लियर बात है, ठीक है। चलो तो यहां पर ये पूजनीय पशु था, ये क्या था, ये पूजनीय पशु था, लेकिन इनका जो पसंदीदा पशु था, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा पशु था वो था क्या यहां पर, वो था कुत्ता। क्या था वो, कुत्ता। और ऐसा माना जाता था, कुछ जगह ऐसे प्रमाण मिले, जैसे आप पहुंच जाइए रोपड़, ठीक है ना, रोपड़ कहाँ पर आपका, हरियाणा वाले भाग में, वहां पर आपको पता है मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब इतना प्रेम कि भैया आदमी मर गया तो चल कुत्ते भी साथ में जा बोले तू, ठीक है। जिस तरीके से हमारी सती प्रथा होती थी ना पहले, पुरुष मर जाता था उसकी महिला क्या करती थी, उसके साथ आत्मदाह कर लेती थी, चिता में कूद जाती थी सती प्रथा में। यहां पर भी क्या होता था, कुत्ता प्रथा थी, मान लो जो पसंदीदा यहाँ पर पशु था इनका क्या था, कुत्ता था, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या, इसका धार्मिक व्यवस्था में जो चीजें हमें मिली हुई हैं, ये तो लिखा कहीं नहीं है, ये सब अनुमान लगाया गया है, मोहरों में सब कुछ मिला हुआ है तो हमने अनुमान लगाए हैं इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। अब धार्मिक व्यवस्था में हम बोलेंगे यहां पर, ठीक है, क्या जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें आडंबर मौजूद था, क्या उसमें अंधविश्वास मौजूद था। बात करते हैं धार्मिक आडंबर मौजूद था क्या, जी हां था, लेकिन इतना नहीं था जितना वैदिक काल में था। क्या था लेकिन इतना नहीं था जितना वैदिक काल में था। तो आप मत बोलना कि आडंबर था ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये आडंबर मतलब होता है कि ऐसी चीजें आप लोग मानते हैं, ऐसी चीज दिखावा करते हैं जो वास्तविक रूप से आपको दिखाई नहीं देता, आंखों से जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है कि ऐसा होगा, वो आपका आडंबर है। जैसे मान लीजिए अगर आप अग्नि में कोई भी चीज डालते हो, हवन जानते हो, हवन लोग आपने किया भी होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ बुरी बात है, करना अच्छी बात है, लेकिन मैं यार जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाना पड़ेगा मुझे ना। आप मत बोलना सर आप धर्म के बारे में क्या क्या बोलते रहते हो यार, मैं बोलता नहीं हूँ बच्चा, ये जो है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मेरा काम केवल जो है वैसे ही पढ़ाऊंगा उसको, अपने विचार ला दूंगा तो तुम क्वेश्चन गलत करके बैठ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर धार्मिक आडंबर का मतलब है जो धार्मिक रूप से जो विश्वास आप करते हो, तो क्या वो विश्वास वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है नहीं उतरता, वो आप देखिए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग हवन करते हैं तो हवन करने का उद्देश्य ये होता है कि हम भगवान को आहुति दे रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो क्या वो चीज भगवान को मिल रही है क्या, तो ये जस्टिफाई ये लोग नहीं कर पाते थे। हाँ वैदिक काल में जस्टिफाई किया गया, लेकिन वो भी अवैज्ञानिक तरीके से किया गया। कैसे कि मान लीजिए अग्नि में हम कोई भी चीज देते हैं, तो अग्नि को वैदिक काल में कहा गया कि वो ईश्वर का मुख माना जाता है। क्या होता है, अग्नि जो है
वो ईश्वर का मुख माना गया है। तो जैसे ही आप क्या होता है अग्नि में कोई भी चीज डालते हो तो वो जल जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो अग्नि के मुख के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त हो गया, वो जस्टिफाई किया गया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में आप मानोगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई चीज आप जलाओगे आग में तो वो जल के तो ही राख बन जाएगी पूरी। तो आप क्या बोलोगे, भगवान ने अंदर अंदर का माल खा लिया, राख को थूक दिया वहां, क्या आप ऐसा बोलोगे? तो आप तो नहीं मानोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं आपसे ही बोल रहा हूं कि जो ना मानो ना मानो, उससे मतलब पढ़ लो बस, काम काम का है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि ये क्या करते थे, वेदिका इनके यहाँ पर मिली हुई है। आगे पढ़ाऊंगा कहाँ कैसी वेदिकाएं मिली हैं। तो यहाँ पर अग्निकुंड मिले हुए हैं, वेदिकाएं मिली हुई हैं। क्या यहाँ पर अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली हुई हैं। इससे पता चलता है, हवन करने थे ना, इससे पता चलता कि लोग हवन करते थे, तो हवन के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक और बात, ठीक है, कुछ यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हुई हैं उनमें ध्यान रखना, सामने कालिख लगा हुआ मिला है। कालिख मतलब ये क्या करते थे, सामने कोई ऐसा दीपक वीपक जलाते थे, जैसे हमारे यहाँ पर दिए जलाते हैं, तो दिए से क्या होता है, कार्बन निकलता है और वो ऐसा रफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हुई हैं जहां पर क्या है, उनके मुख में सामने साइड क्या कालिख लगा हुआ है, मतलब जो दिया है कुछ जलाए होंगे तो उसका कार्बन निकल निकल के उनके मुंह में लगा हुआ है। ठीक है, तो अग्निकुंड हुआ, वेदिका हुआ या कालिक हुआ, इससे प्रमाण पता चलता है कि यहाँ पर हवन किया जाता था, अर्थात ये लोग आडंबर को मानते थे। ओके, अंधविश्वास की बात करें अंधविश्वास की बात करें, मतलब यहाँ पर लोग जादू टोना भूत प्रेत इन पर भी इनका विश्वास था। ठीक है, क्या करते थे ये, जादू टोना जादू टोना भूत प्रेत इन पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। जादू टोना हुआ, भूत प्रेत हुआ, इन पर वो विश्वास करते थे। ओके, तो ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारी ताबीज मिली हुई हैं। क्या हुई यहाँ पर, इस सिंधु घाटी के अनेक स्थलों में आपको ताबीज देखने को मिलती। ताबीज जानते हो ना, जैसे मान लो कोई आपको भूत प्रेत लग जाए, या मान लो आप डर जाए या कुछ हो जाए, तो आप किसी भूमिका पढ़ियार या कोई पीर के पास जाते हो, वो फिर आपको ताबीज बना के देते हैं, फिर वो ताबीज को आप गले में टांगते हो या फिर यहाँ पर भुजाओं में बांध लेते हो, लग करे होंगे बहुत सारे लोगों ने ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर ताबीजें मिली हुई हैं, ये ताबीजें मिली हुई हैं। ओके, इससे पता चलता है वो जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से आपको ये धार्मिक पक्ष जो है, जो हो सकता है मैंने आपको सब पढ़ा दिया, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया हूँ। इसके मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करा हूँ विशेष, ना कोई मैंने आलोचना कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जैसा है वैसा पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप देख लेना कितना लूसेंट में दिया है, नहीं दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला कि लूसेंट सीरीज में जरूर कवर करा रहा हूँ, लेकिन मैं डाटा एनहांस करूंगा आपका, ताकि आपको बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े। ठीक है, आधार भली मैंने बनाया लूसेंट, वैसे लूसेंट मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे पता ही लिखा होगा, मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा कभी नहीं उसको नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके लेवल का पर्याप्त है। ठीक है, चलो ये हमारा होगा क्या, धार्मिक पक्ष। यहाँ तक सभी को क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत है? चलो मैं आपकी कमेंट ले लेता हूँ थोड़ा सा, कि आप लोग एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे हो। तांत्रिक देते हैं, हाँ तांत्रिक देते हैं, हाँ भैया। आपने पहने हो क्या, कालीबंगन में बैंगल्स मिली हुई हैं, हाँ हाँ ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं भी। इसमें जो प्रसाधन सामग्री है, इत्र भी मिला हुआ है, दर्पण भी मिला हुआ है, काजल भी मिला हुआ है, लिपस्टिक भी मिला हुआ है, पाउडर भी मिला हुआ है, क्या क्या बताऊं मैं आपको, सब मिला हुआ है। ठीक है, सभी का क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ ताबीज ठीक है, कालीबंगन ठीक है, ओके ताबीज, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है एंजॉय करो भैया, हाँ एंजॉय करो आप बिल्कुल। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, सभा और समिति के बारे में अब यार कहाँ आ गई, ये वैदिक काल नहीं पढ़ा रहे भैया, अभी तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, सभा समिति तो बाद में आएगी। वैदिक काल में पहले विदर्थ को पढ़ना पड़ेगा, फिर उत्तर वैदिक काल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ये बच्चे सभी के काम के लिए है, विष्णु जी ये आप ही की तैयारी हो रही है, आप काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, आप लोगों को, मेरे को ये समझ नहीं आता है इस चीजों को लेकर, कि आप लोग सोचते हो कि हमारे बैच में आपको बोल के पढ़ाएंगे कि लो बच्चा ये वाला है आपके लिए, लो खा लो। अरे भाई ये बफर है, बफर, ठीक है ना, बफर सिस्टम है, इसमें सबका हो रहा है कवर, मैं सारे एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, आप चिंता ना करो, है ना।
अब बोलेंगे सर स्पेशली मेरे लिए, स्पेशली उनके लिए, मैं पढ़ाने वाला अकेला हूँ, मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो समझ लो आपका हर एग्जाम में कवर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, अगला देखो। तो ये हमारा हो गया कौन सा पक्ष बच्चों, ये हो गया हमारा धार्मिक पक्ष हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं कला एवं संस्कृति। अच्छा चलो, अभी तो आपका आर्थिक रह गया ना, आर्थिक भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, क्या करो यहां पर आर्थिक पक्ष भी देख लो, आर्थिक पक्ष या आर्थिक व्यवस्था, इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है जरा समझना। ठीक है, क्या क्या यहां पर ध्यान रखना है। आर्थिक पक्ष में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि भैया देखिए कि उस समय के लोग जीविका उपार्जन का साधन क्या था, क्या था यहां पर, जीविका उपार्जन का साधन क्या था, यहां पर आती बात। ठीक है, क्या था यहां पर, जीविका उपार्जन का साधन क्या था। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप लोग रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो आपका अपना परिवार होगा, परिवार का कैसे भरण पोषण करोगे, उसका क्या साधन होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर जीविका उपार्जन का इस समय जो मुख्य इनका साधन था वो था व्यापार। अगर आपको बोलेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, और व्यापार की ही सभ्यता इसे मानी जाती है, और इसी व्यापारिक सभ्यता की वजह से आप जानते हैं सभ्यता विकसित हो पाई है। विकसित होने का भी कारण क्या है, इसका व्यापारिक सभ्यता होने का है। ठीक है, हाँ, इसलिए ध्यान रखना जिन जिन देशों ने, आज भी इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जिन जिन देशों ने यहाँ पर व्यापार में ज्यादा फोकस किया है, बिजनेस में फोकस किया है, सर्विस में फोकस किया है, वो आज दुनिया के सबसे विकसित देश हैं बेटा। आप अमेरिका का देख लो, उसका पूरा जो जीडीपी का है उसका 85% आप देखेंगे तो क्या होता है, सर्विस और आपके ट्रेड से मिलता है, टर्सरी सेक्टर से मिलता है। ठीक है, जो देश जिनका जिनका पूरा सोर्सेस हम कृषि पर डिपेंड करें, प्राथमिक पर करें, वो बेचारे गरीब होते हैं। भूटान को देख लो आप। ठीक है, तो पहले भी इस चीज का प्रमाण रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप यहां पर देखेंगे ये सभ्यता क्या रही बच्चों, मुख्य रूप से व्यापारिक सभ्यता रही है। अब आप व्यापार तो कर रहे हो, उसका होने का आधार है कि ये विकसित सभ्यता रही है, लेकिन क्या बताइए खेती करते थे, बिल्कुल हाँ, यहाँ एक खेती करते थे। खेती का जो स्वरूप है यहाँ पर आप जानते हैं, खेती का जो था स्वरूप था वो यहाँ पर जीविका उपार्जन के साथ साथ ये खेती का उत्पादन यहाँ पर सरप्लस होता था। क्या होता था, यहाँ जो उत्पादन हुआ करता था वो अधिशेष हुआ करता था, और आप जानते इसी अधिशेष हो जाने की वजह से इसका हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसे क्या करते थे बच्चों, निर्यात करते थे, है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा व्यापार में कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तु में महत्वपूर्ण क्या था, वो था खाद्यान्न पदार्थ। क्या था वो, खाद्यान्न पदार्थ। ठीक है, हाँ, तो आप यहां पर देखेंगे ये उत्पादन क्या था, यहाँ पर अधिशेष था, मतलब जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा वो खेती में उत्पादन करते थे, जितना चाहिए था उससे ज्यादा वो क्या करते थे, खेती में उत्पादन करते थे। इसी वजह से आप देखेंगे उसको एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता था उसका वो निर्यात कर देते थे, दूसरी सभ्यताओं में निर्यात कर देते थे। ठीक है, ऐप में क्लास आपकी हो जाएगी, आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि खेती में किन किन फसलों का करते थे, तो ये खाद्यान्न फसलों का भी इस्तेमाल करते थे, खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन करते थे, और यहाँ पर व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन करते थे। यहाँ पर व्यापारिक फसलों का भी वो उत्पादन करते थे। जैसे खाद्यान्न फसलों में हम देखेंगे तो मुख्य फसल यहाँ की क्या थी, जौ। क्या थी, मुख्य फसल की थी जौ। जौ को किस नाम से जाना जाता था, तो यौ के नाम से जाना जाता था। जो बारले जानते ना, बारले जौ, वो इनकी मुख्य फसल थी जौ। फिर आप जानते दूसरी महत्वपूर्ण फसल हुआ करती थी इनकी गेहूं। पहली फसल क्या थी, जौ, और दूसरी फसल थी यहाँ पर गेहूं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो ये मटर का भी उत्पादन करते थे। ठीक है, तरबूज का भी उत्पादन करते थे, खरबूज का भी उत्पादन करते थे। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य फसलें क्या है, वो जौ और गेहूं मिलेगी आपको, ये वाली फसल। ठीक है, मटर का भी करते थे, तरबूज का भी करते थे, खरबूज का भी करते थे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन व्यापारिक फसल में देखा तो यहां पर आता था क्या, कपास। एक कपास की खेती करते थे, और कपास की खेती को किस नाम से जानते थे बच्चों, तो सिंडेन के नाम से जाना जाता था। यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहां मैं आपको प्रजाति नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जानते हैं गेहूं की अलग प्रजाति मिलेगी, गेहूं की अलग प्रजाति मिलेगी, मटर की प्रजाति मिलेगी, यहाँ पर सिंडन की प्रजाति मिलेगी। ये आपको एडवांस जब आप जीएस पढ़ते तब मैं पढ़ाता हूँ।
अभी आपके काम की नहीं, क्योंकि इसी में बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी बहुत लंबा है, अभी भी देखना। मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपका ये नॉलेज के लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जौ गेहूं यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है। उसके अलावा मटर, तरबूज, खरबूज इसका और सरसों का भी यहाँ पर उत्पादन करते थे वो लोग। और व्यापारिक फसल में सिंडन का, इसी से बनाते थे बच्चों सूती कपड़े, इसी से बनते थे क्या, सूती वस्त्र, ठीक है। और सूती वस्त्र के प्रमाण कहाँ मिले हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो में एक कपड़ा मिला हुआ है, इस मोहनजोदड़ो में एक कपड़ा मिला हुआ है, और वो एक आयताकार कपड़ा है सूती का, और उसमें ध्यान रखना क्या है, उसमें उस तरह लिपटा हुआ है, मतलब उस तरह में एक लिपटा हुआ एक कपास का अर्थात कॉटन का कपड़ा है, सूती वस्त्र का कपड़ा है, ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। उस तरह समझते, उस तरह, अरे दाढ़ी बनाने वाला उस तरह, इस तरीके का लोहे का, मतलब वो क्या आपका वो तांबे का मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे लोहा का आविष्कार तो हुआ नहीं था इस समय, तो उस तरह जो है उसमें सूती कपड़ा ऐसा लपटा हुआ है, ठीक है। वो कहाँ मिला है आपको, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, बाकी इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप देखें यहाँ पर धान की भूसी मिली हुई है, वो सब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन धान की खेती यहाँ पर नॉर्मल होती नहीं थी, वो एक आध जगह मिल गई, अलग बात है वो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आर्थिक पक्ष में आपने तो यहाँ खेती देख ली है, इसका जो मुख्य भाग हुआ करता था आर्थिक पक्ष का था वो व्यापार, क्या था, ये सभ्यता जो थी बच्चों ये व्यापार सभ्यता थी, व्यापारियों की सभ्यता थी। व्यापार यहाँ पर दो प्रकार का हुआ करता था, क्या हुआ करता था, व्यापार यहाँ पर दो प्रकार का हुआ करता था। एक होता था आंतरिक व्यापार, क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बीच में, क्या था यहाँ पर, नगरों के बीच में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बीच में जो व्यापार हुआ करता था उसे कहते थे आंतरिक व्यापार, सिंधु घाटी के नगरों के बीच में। जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो से कुछ भेजना हो और हड़प्पा से बुलवाना हो, या कालीबंगन को भेजना हो, कालीबंगन से बुलवाना हो, लोथल भेजना हो, लोथल से बुलवाना हो, तो ये कहलाएगा क्या, आपका आंतरिक व्यापार, ये कहलाता था क्या, आपका ये आंतरिक व्यापार। इतनी बात क्लियर है। तो सिंधु घाटी के नगरों के बीच में व्यापार हुआ करता था उसे कहते थे आंतरिक व्यापार। और जो दूसरा हुआ करता था वो था यहाँ पर बाह्य व्यापार, क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका बाह्य व्यापार, ठीक है। बाह्य व्यापार कैसे होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं से व्यापार हुआ करता था। अन्य सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, उधर फारस है, मिस्र है, उनसे अन्य सभ्यता से व्यापार। तो आप जानते हैं यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार यहाँ पर मौजूद देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंतरिक व्यापार होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ियों के माध्यम से होता था। ये क्या होता था यहाँ पर, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी के माध्यम से इनका व्यापार हुआ करता था। बैलगाड़ियों में सामान रख के क्या करते थे, लाने ले जाने के काम करते थे, ठीक है, ये होता था। और जो बाह्य व्यापार हुआ करता था वो होता था नावों के माध्यम से, नाव के साथ में यहाँ पर बैलगाड़ी भी इस्तेमाल होती थी वहां पर, लेकिन नाव का मुख्य रूप से यहाँ पर इस्तेमाल होता था। अब आंतरिक व्यापार से क्वेश्चन बनता नहीं है, मेन बनता बाह्य व्यापार से। तो आप बताएंगे कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड करते थे इस समय के लोग, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि काफी खास बात है बच्चों। उस समय आप देखो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि हमारे देश की सभ्यता इंटरनेशनल लेवल में व्यापार कर रही थी वहां के लोग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे इसका प्रमाण मिला है हमें, अभिलेख से मिला हुआ है और मोहर से मिला हुआ है। तो यहाँ अभिलेख से पूछा जाता है कि किस अभिलेख से मिला है, तो ध्यान रखना वहां पर मिस्र में ही एक शासक मिलेगा, वहां पर सारगोन है, उसका अभिलेख देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में रहता था, इसका नाम था सारगोन। तो सारगोन का अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारगोन के अभिलेख में 3 स्थलों का नाम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। जो पहला इस्तेमाल हुआ है वो है मेलुआ, और जो मेहलुआ हुआ बच्चों वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है। ये जो मेहलुआ शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हुआ है। ये क्या हुआ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इसका इस्तेमाल किया गया मेहलुआ का, ओके। फिर आप जानते हैं यहाँ पर मकरान का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मकरान मतलब आप जानते हो ये माकन का क्षेत्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माकन का इस्तेमाल हुआ है मकरान के लिए। ये माकन का इस्तेमाल हुआ है मकरान के लिए, जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है उसके लिए। फिर होता है आपका यहाँ पर दिलमुन।
दिलमुन का जो इस्तेमाल हुआ है वो वर्तमान में देश मिलेगा बहरीन। ठीक है, तो ये सारगोन के अभिलेख से पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, उस फारस के खाड़ी के लोग, जहां पर ये दिलमुन आता था, ये वो लोग, मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, माकन है आपका बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वो लोग आपस में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इससे पता चल जाता है। मोहर से कैसे पता चलता है, ठीक है, ये तो अभिलेख से पता चल गया। अब मोहर से कैसे पता चलता है जरा समझ लो। यहां बात करते हैं मोहर से, ठीक है। तो इनके अगर मोहर की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो फारस के क्षेत्र में जो चलने वाली मोहर है, फारस के क्षेत्र में चलने वाली जो मोहर है वो हुआ करती थी यहाँ पर दो मुंह वाले राक्षस की, दो मुंह वाले, उसका दो मुंह हुआ करता था, तो दो मुंह राक्षस, एक मिनट, हाँ ठीक है, दो मुंह वाले राक्षस की यहाँ पर चित्रांकन देखने को मिला है। 21 की मोहर में बेचा यहाँ पर फारस में जो मोहरें चलती थी वहां पर दो मुंह वाला एक राक्षस हुआ करता था, उसकी वहां पर आपको चित्रा देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर दूसरा जो मिला हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर सिंह वाली मुद्रा, क्योंकि भारत देश के लोग सिंह से परिचित नहीं थे, बाघ से परिचित थे। तो सिंह वाली जो मोहर है वो कहाँ की थी बच्चों, मेसोपोटामिया की थी। कहाँ की थी वो मेसोपोटामिया की थी। तो इससे पता चलता है कि भैया मेसोपोटामिया के लोगों से भी हमारा व्यापार हुआ करता था, फारस के इलाकों से भी हमारा व्यापार हुआ करता था। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब उस समय नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल का व्यापार हुआ करता था। अब ये सभ्यता क्या थी बच्चों, मुख्य रूप से व्यापारियों की सभ्यता थी। क्या थी ये, व्यापारियों की सभ्यता थी। तो आप देखेंगे यहां पर जब व्यापारियों की सभ्यता मानी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि व्यापारी लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक घरों से क्या होते हैं, बाहर रहते हैं। तो घर का जो पूरी जिम्मेदारी का भार होता है वो महिलाओं पर होता है, इसलिए महिलाओं को ही क्या करना पड़ता, घर के सही डिसीजन को लेना पड़ता है। इसलिए आप जानते हैं सभ्यता क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। ये क्या थी यहाँ पर, मात्र सत्तात्मक सभ्यता देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको आर्थिक पक्ष में यहाँ पर देखिए, ठीक है, आर्थिक पक्ष में आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर शिल्प उद्योग भी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको, शिल्प उद्योग भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थी बहुत ही ज्यादा प्रसाधन प्रिय हुआ करती थी, आभूषण प्रिय हुआ करती थी। इसी लोग क्या करते थे, लोग यहाँ पर आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे। मनके जानते हो ना, बीट्स के माला बनते थे, है ना। तो यहाँ पर मन का उद्योग देखने को मिलेगा। ये मन का उद्योग आपको अलग अलग जगह मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये सीप से बना रहे हैं तो लोथल में भी मन का उद्योग देखने को मिलेगा। ओ, ठीक है, सीप से बनते थे, इनके चूड़ियां बनती थी, अंडकार चूड़ियां देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मन का उद्योग जो था वो मिलेगा आपको कहाँ पर, लोथल में मिलेगा और चन्हू दड़ों में मिलेगा, चन्हू दड़ों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चन्हू दड़ों में ध्यान रखना यहाँ पर लिपस्टिक पाउडर मिला हुआ है। इससे मतलब है कि लोग लिपस्टिक बनाते थे, लिपस्टिक मिला है, पाउडर मिला हुआ है, इत्र मिला हुआ है। ये इनके प्रमाण मिले कि भैया हाँ ये लोग यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आप देखेंगे सीप उद्योग देखने को मिलेगा। सीप उद्योग जो मिलेंगे आपको ध्यान रखना वो मिलेंगे कहाँ पर आपको, ठीक है, बालाकोट में। क्या हो गया, तो बालाकोट में मिलेंगे आपको सीप उद्योग। ठीक है, फिर आप जानते हैं यहां पर नौशेरा में मिलेगा सिंदूर उद्योग। नौशेरा में मिलेगा कि यहां पर सिंदूर उद्योग। इनके सब के बारे में बताऊंगा कि कभी इतना मत करो, अभी इतना बस समझ लो आप कि मनके बनाते थे लोग। ठीक है, और कालीबंगन में क्या मिली, यहां पर चूड़ियां मिली हुई है। क्या हो गया, ठीक है, तो यहां पर चूड़ियां मिली हुई हैं कहां पर, यहां जगह नहीं बची ना, चलो यहां लिख देता हूं, आप पढ़ते जाना, ये नोट्स ले लेना, आप इससे लिख लेना आप नोट्स। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से ध्यान रखना यहां पर अंडाकार चूड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो से चांदी की चांदी की अंडाकार चूड़ी मिली है। ठीक है, कालीबंगन से
काली वंगन से यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ी मिली है, हाथी दांत की बनी चूड़ी मिली है। क्या हो गया आसपास? चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये सब चीजें जो है कहाँ से क्या मिला मैं आपको सब लिखाऊंगा, और जो जो चीज जरूरी वो आपको याद कराऊंगा, ठीक है। हाँ, जो कई बार पूछ लेते हैं कि चूड़ी जो मिली है काली वंगन से वो किससे मिली हुई है, तो याद रखना हाथी दांत की बनी हुई है ना वो। क्या हो गया बाहर? ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है, मेन मेन क्वेश्चन मैं आपको सब तैयार करा दूंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप यहां पर? हम्म, चूड़ी काली वंगन से, अन्नागार सब पढ़ाएंगे, अन्नागार कहाँ कहाँ से मिले देखो। अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कौन से कहाँ कहाँ मिला है सब, ये तो वो आया, मैं तो मैंने हल्का सा बता दिया। मैं आपको एक अलग से ही पूरा एक लेक्चर लूंगा कल, आगे आपका कल का जो लेक्चर रहेगा पूरा रहेगा डाटाबेस पर, ठीक है। अभी समझ लो, आप समझने के बेस पर डाटाबेस पर रहेगा, तो पूरा डाटा मैं आपको कवर कर दूंगा पूरा, ठीक है। कहाँ से क्या मिला है समझा भी दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। 1.5 घंटे का लेक्चर वैसे ही हो गया है, ठीक है। नहीं, जुकाम नहीं हुआ है, जुकाम नहीं हुआ मुझे, वो पता नहीं कुछ ऐसा आसपास कुछ हो गया होगा तो उसकी वजह से हुआ होगा। चलिए, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल और हमारा लेक्चर रहेगा, कल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसको प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, प्रॉपर क्लास लेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं बच्चों, जो बच्चे पढ़ेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। वह शर्त है कि आपको रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो मजा आएगा पढ़ने में, तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा करें कि हर एक लेक्चर में 1000 से ऊपर अभी व्यू आ रहे हैं, तो आप उसमें भी लाइए, तो ये सीरीज आपकी प्रॉपर चलती रहेगी, ठीक है। चलो, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, और ऐप में आज आपकी क्लास होगी, ऐप में क्लास चालू हो गई है, ठीक है। तो सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने मनपसंद के कोर्स में इनरोल होकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है।